हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ उदीशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अंडर यू स्टडी। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बीपीसीजी 171 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपने इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 1 नहीं देखा है, सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, डू चेक इट आउट। पार्ट 1 में हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। पार्ट 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 3 और यूनिट 4 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन लर्निंग एंड डिस्कस वेरियस थ्योरीज ऑफ लर्निंग। इंट्रो पार्ट देख लेते हैं। लर्निंग एक ऐसा कॉग्निटिव प्रोसेस है जो ह्यूमन बिहेवियर को शेप करता है। मतलब जो भी हम रोज के काम करते हैं, जैसे कि बोलना, लिखना, चलना या फिर कुछ नए स्किल्स को सीखना, सब लर्निंग का रिजल्ट होता है। साइकोलॉजी में लर्निंग का मतलब होता है एक्सपीरियंस के थ्रू जो बिहेवियर में परमानेंट चेंज आता है, उसी को हम बोलते हैं लर्निंग। अब यहाँ पे हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट हैं वरुण, इन्होंने एक डेफिनेशन दी। लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। यानी जो लर्निंग है वो कब होती है, जब कोई परमानेंट चेंज आपके अंदर आता है किसी एक्सपीरियंस के थ्रू। यानी कि कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो टेम्परेरी भी हो सकते हैं, जो आपको ड्रग्स की वजह से या फिर फटीग की वजह से, कोई मेडिसिन लेने की वजह से आ रहे हो। तो वो जो चेंजेस है वो टेम्परेरी है, वो हमेशा नहीं रहेंगे। जब आपकी जो है वो मेडिसिन वगैरह छूट जाएगी, तो उसके बाद वो जो चेंजेस हैं वो भी चले जाएंगे। तो टेम्परेरी चेंजेस को हम कभी भी लर्निंग नहीं बोलेंगे। दूसरा, हम लर्निंग तभी बोलेंगे जब आपके अंदर कोई चेंज आया हो एक्सपीरियंस के थ्रू। अब वो एक्सपीरियंस आपका अपना भी हो सकता है या आप किसी और का एक्सपीरियंस देखकर भी जो है वो दूसरे की सिचुएशन देखकर उसका एक्सपीरियंस सुनकर अपने अंदर कोई चेंज लाते हो। लेकिन चेंज जो है वो परमानेंट होना चाहिए। यहाँ पे परमानेंट चेंज की बात हो रही है, टेम्परेरी की नहीं। तो आपने सुना होगा, हमारे एल्डर्स बोलते हैं ना कि हमारे एक्सपीरियंस से सीखो वरना खुद ठोकर खा के सीख जाओगे। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो लर्निंग का बेस होता है। अब ये जो एक्सपीरियंस है ये आपका अपना भी हो सकता है और किसी और का भी हो सकता है। देन उसके बाद एक चेंज ऐसा होता है जो एज की वजह से आता है। जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ती है तो आपकी हाइट में चेंज आता है, देन आपके वॉइस में चेंज आता है जब प्यूबर्टी आपको आती है, राइट? तो हम इस चेंज की बात नहीं कर रहे। ये जो चेंज है ये भी नेचुरल यानी कि परमानेंट चेंज नहीं है, ओके? देन उसके बाद हम परमानेंट चेंज की बात कर रहे हैं, नेचुरल की बात नहीं कर रहे एक्चुअली यहाँ पे, क्योंकि नेचुरल चेंजेस तो आपके अंदर आती हैं। हाइट बढ़ना या फिर वॉइस वगैरह चेंज होना, प्यूबर्टी के साथ ये सब चीज़ें जो है वो आती है। तो हम यहाँ पे रिलेटिवली परमानेंट चेंज की बात कर रहे हैं जो आएगा सिर्फ एक्सपीरियंस की वजह से। तो ये है आपका एक डेफिनेशन। देन उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं कि साइकोलॉजिस्ट ने लर्निंग को समझने के लिए कौन-कौन सी थ्योरीज हमको दी हैं। तो यहाँ पे 3 मेजर थ्योरीज जो है वो हमको दी गई है। सबसे पहले आपका क्लासिकल कंडीशनिंग ये दी थी पैवलोव ने, ऑपरेंट कंडीशनिंग ये दी है बीएस स्किनर ने, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ये दी है एल्बर्ट बंडूरा ने। और ये तीनों ही जो थ्योरीज हैं ये हमें लर्निंग के बारे में ही बताएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। पैवलोव ने ये थ्योरी दी है। इसमें लर्निंग तब होती है जब दो स्टिमुली को बार-बार एसोसिएट किया जाता है। अब इस चीज़ को मैं आपको समझाती हूँ अभी, पहले हम एक्सपेरिमेंट सुन लेते हैं, जो एक्सपेरिमेंट किया था पैवलोव ने, जिसके बेस पे ये पूरी थ्योरी जो है वो बनाई गई है। अभी जो एक्सपेरिमेंट है ये मैंने आपको यहाँ पे स्लाइड में मेंशन नहीं किया है, जस्ट बिकॉज़ यहाँ पे हम 20 मार्क्स में जो है हम देख रहे हैं। लेकिन अगर 10 मार्क्स में मान लीजिए आपसे कोई एक थ्योरी पूछ ली जाए, तो आप इस एक्सपेरिमेंट की समरी वहाँ पे लिख दीजिएगा, तो आप थोड़ा-सा जो आपका आंसर है वो लॉन्ग हो जाएगा। बाकी ये जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं ये सब मैं अभी आपको समझा रही हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा। पैवलोव ने एक डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने डॉग को सबसे पहले सिर्फ खाना दिया और जब उन्होंने डॉग को खाना दिया, फूड प्रोवाइड करा, तो डॉग के माउथ में जो है वो सलाइवा जनरेट हुआ। पानी आ गया मुँह में, आता ही है डॉग्स को तो खाना देख के आता ही है। तो उसके माउथ में जो है वो सलाइवा जनरेट हुआ। फिर उसके बाद पैवलोव ने क्या किया? उन्होंने एक बेल बजाई और बेल बजाने के बाद फिर उसे फूड दे दिया। बेल बजाई, फूड दिया, बेल बजाई, फूड दिया, मतलब तुरंत फूड मिल रहा था बेल के साथ। तो यहाँ पे 2 चीज़ों का पेयर हो गया, राइट? 2 स्टिमुली को बार-बार एसोसिएट करना भी हमने पढ़ा ना, तो यहाँ पे 2 स्टिमुली की बात हो रही है, तो यहाँ पे फूड और बेल इन दोनों का जो है वो पेयर बना, इन दोनों को जो है वो एसोसिएट किया गया। ये 2 स्टिमुली थे, इनको एसोसिएट किया गया, ठीक है? तो फिर क्या हुआ? बेल बजाई, फूड दिया, बेल बजाई, तुरंत फूड दे दिया और क्या हो रहा था इससे? डॉग के जो माउथ में जो है वो सलाइवा जनरेट हो रहा था। अब पैवलोव ने क्या किया? उन्होंने बेल बजाई। इस चीज़ को उन्होंने पहले तो बार-बार रिपीट किया। अब फिर लास्ट में उन्होंने बेल बजाई और उन्होंने फूड नहीं दिया।
बेल बजाने पर भी उन्होंने ये देखा कि डॉग के मुंह में सलाइवा जनरेट हो रहा है। यानी कि डॉग ने बेल को फूड के साथ एसोसिएट कर लिया। और ये आपकी एक तरीके की लर्निंग है जिसे हम बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग, मतलब लर्निंग बाय एसोसिएशन। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है लर्निंग बाय एसोसिएशन, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्लासिकल कंडीशनिंग का ही पार्ट है। मतलब यहाँ पे दो स्टिमुली को बार बार एसोसिएट किया, फूड को और बेल को। अब लास्ट में जब उसे फूड नहीं मिला, बेल बजाने पर भी सलाइवा जनरेट हो रहा था। यही है आपकी लर्निंग। डॉग ने बेल को फूड के साथ एसोसिएट कर लिया। अब यहाँ पे आपके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले है आपका अनकंडीशनड स्टिमुलस। नेचुरल चीज जो बिना ट्रेनिंग के रिएक्शन लाती है, इसे हम बोलेंगे अनकंडीशनड स्टिमुलस। जैसे कि फूड। और फूड को देखने के बाद डॉग को जो सलाइवा आ रहा था, क्या उसके लिए उसे कोई ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट है? नहीं। किसी भी तरीके की ट्रेनिंग नहीं चाहिए, ये तो नेचुरल प्रोसेस है ना। तो यहाँ पे वही बात हो रही है, नेचुरल चीज जो बिना ट्रेनिंग के रिएक्शन लाती है। फॉर एग्जाम्पल फूड। देन उसके बाद है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। ये आपका नेचुरल रिएक्शन है टू यूसीएस। यूसीएस मतलब अभी जो हमने पढ़ा अनकंडीशनड स्टिमुलस। तो इसका एक नेचुरल रिएक्शन भी होगा। तो डॉग जो है वो बार बार फूड को देखकर सलाइवा जनरेट कर रहा था। डॉग सेलिब्रेटिंग व्हेन इट सीज फूड। फूड को देख के जो है बार बार सलाइवा जनरेट होना, ये एक अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका कंडीशन स्टिमुलस। पहले ये न्यूट्रल होता है, लेकिन जब इसे यूसीएस के साथ बार बार पेयर किया जाता है तो ये भी रिएक्शन देने लगता है। अब ये पहले न्यूट्रल कैसे होता है? अब मान लीजिए सबसे पहले जब पावलोव ने बेल बजाया होगा, तो क्या डॉग जो है वो कोई रिएक्शन दिया होगा? उसने सलाइवा जनरेट हो गया होगा बेल से? नहीं हुआ होगा। जब उसे फूड दिया और इस प्रोसेस को बार बार रिपीट किया पेयर बना के, तब जाके डॉग ने रिएक्शन देना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे बेल की बात हो रही है कि पहले जो था वो बेल बजने पे रिएक्शन जो था वो डॉग का न्यूट्रल था, कोई रिएक्शन नहीं आया। लेकिन जब उसे यूसीएस यानी कि फूड के साथ पेयर किया और बार बार उसे रिपीट किया, तो डॉग ने रिएक्शन देना स्टार्ट किया। तो कंडीशन स्टिमुलस मतलब आपका बेल हो गया। देन उसके बाद है आपका कंडीशन रिस्पॉन्स। लर्न रिस्पॉन्स की बात आ रही है, लर्न रिस्पॉन्स टू सीएस। अब जो एक कंडीशन स्टिमुलस में क्या सीखा डॉग ने? डॉग ने वहां पे ये सीखा कि जब बेल बजेगी और आपको फूड साथ में दिया जाएगा, तो माउथ में जो है वो सलाइवा जनरेट होगा। तो ये एक लर्न रिस्पॉन्स है ना। डॉग ने बेल को फूड के साथ एसोसिएट कर लिया था। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में वही लिखा गया है, सेलिब्रेशन ऑन हियरिंग द बेल। जब लास्ट में डॉग को फूड नहीं दिया गया तो भी वो सलाइवा जनरेट कर रहा था, राइट। तो यहाँ पे एक लर्न रिस्पॉन्स की बात की है। बेल के साथ फूड आ जाना, उससे सलाइवा जनरेट होना, ये एक लर्न रिस्पॉन्स है। डॉग तो पहले फूड को देख के तो करेगा ही, वो तो एक नेचुरल है। लेकिन बेल के बजते ही उसने सलाइवा जनरेट कर लिया, ये लर्निंग है, ये नेचुरल नहीं है। कौन बेल बजते ही किसके मुंह में सलाइवा आता है? किसी के भी नहीं आता। तो ये आपका लर्न रिस्पॉन्स है। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट थ्योरी की, जो आपकी है ऑपरेंट कंडीशनिंग, लर्निंग थ्रू कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू कैसे लर्निंग होती है, यहाँ पे इसकी बात की है। तो बीएस स्किनर ने ये प्रपोज की थी। बीएस स्किनर ने ये बताया कि लर्निंग कब होती है? जब किसी बिहेवियर का रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस पॉजिटिव या फिर नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे स्किनर ने जो है एक बॉक्स एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या करा, मैं आपको फिर से समरी बता रही हूँ, आप चाहो तो लिख सकते हो जब ये 10 मार्क्स में आएगा तो। बट अगर 20 में आ गया तो आप इतना मत लिख कर आना, क्योंकि मतलब एक दो लाइन जो है वो ऐड कर सकते हो, बट इतना मत लिख कर आना क्योंकि आपको वैसे भी बहुत लिमिटेड शीट्स मिलती हैं। देन आप कोई एक्स्ट्रा शीट तो आपको मिलनी नहीं है, तो आप उसके अंदर एक ही थियोरी में इतना सब कुछ डाल दोगे तो बाकी के जो आंसर्स हैं उनके लिए आपके पास कम शीट्स बचेंगी, राइट। तो अगर हाँ 10 में आता है तो फिर आप अच्छे से समरी लिख कर आ सकते हो कि ये एक्सपेरिमेंट में हुआ था। तो यहाँ पे उनका जो एक्सपेरिमेंट था वीएस स्किनर का था, वो था बॉक्स एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक रैट को लिया, एक चूहे को लिया, और वो चूहा जो था वो भूखा था, ठीक है। अब उस चूहे को एक बॉक्स के अंदर डाल दिया, राइट। अब बॉक्स के अंदर जो है वो चूहा फ्रीली घूम रहा है अपना। जैसे ही वो घूम रहा है तो उसका जो है वो एक लिवर को प्रेस कर देता है। बॉक्स के अंदर एक लिवर है, वो उस लिवर को प्रेस कर देता है, एक्सीडेंटली गलती से प्रेस कर देता है। तो जैसे ही उसने उस लिवर को प्रेस करा, एक फूड आता है उसके सामने, एक फूड पैलेट आता है, मतलब थोड़ा सा खाना आता है उसके सामने।
तो अब क्या है, बार-बार ये चीज़ उसे रिपीट करी। रैट जो है वो जानबूझकर लिवर प्रेस करने लगा था क्योंकि उसे पता चल गया था जैसे लिवर प्रेस करूँगा फूड मिल जाएगा, लिवर प्रेस करूँगा फिर फूड मिल जाएगा। तो इसने क्या करा, रैट ने इस चीज़ को, इस बिहेवियर को बार-बार जो है वो रिपीट किया। तो बिहेवियर को कॉन्सिक्वेंस ने रिपीट करवाया यहाँ पे। जो बिहेवियर उसने कराया ना लीवर को प्रेस करना, ये किसने कराया? कॉन्सिक्वेंस ने। और कॉन्सिक्वेंस क्या थे? लीवर प्रेस करने के बाद क्या मिल रहा था उसे? फूड मिल रहा था। तो इस बिहेवियर को एक कॉन्सिक्वेंस ने यानी कि फूड ने रिपीट करवाया और इसे हम कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब यहाँ पे कुछ आपके इंपॉर्टेंट की टर्म्स हैं। सबसे पहले आपका रिइंफोर्समेंट। रिइंफोर्समेंट होता है बिहेवियर को ये स्ट्रॉन्ग बनाता है और इसमें भी आपकी 2 चीज़ होती है। सबसे पहले पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। तो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट का मतलब होता है आपको किसी बिहेवियर के लिए रिवॉर्ड मिलना। मान लीजिए आप बहुत अच्छे मार्क्स लाए, तो आपको गिफ्ट मिला। अब आप क्या इसका रिजल्ट होगा? आप नेक्स्ट टाइम और मेहनत करोगे, राइट? तो यहाँ पे यही बात हो रही है। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट मतलब किसी बात का आपको रिवॉर्ड मिलता है। देन उसके बाद है आपका नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपकी कोई एक आपका जो एक कोई बुरी हैबिट होगी या फिर कोई भी एक चीज़ होगी वो हट जाती है यहाँ पे, कोई भी एक बुरी चीज़ जो है वो हट जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने देखा होगा गाड़ियों में अगर हम सीट बेल्ट नहीं लगाते तो एक बीप की जो है वो साउंड आती है, राइट? वो बार-बार बीप की साउंड आती रहती है जब तक आप सीट बेल्ट को नहीं लगाते हो। आजकल तो ये ऑलमोस्ट हर गाड़ी में ही है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही आपने सीट बेल्ट लगाई, तो वो जो बीप की साउंड है वो बंद हो गई। यहाँ पे क्या हुआ, एक तो सीट बेल्ट लगानी चाहिए, वो हमारी बुरी चीज़ है, हम नहीं लगाते, हमारी प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो यहाँ पे एक बुरी चीज़ जो है वो हट जाती है नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में। ये आपको मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है, ये आप लिख कर आ सकते हैं। तो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट मतलब रिवॉर्ड मिलता है और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट मतलब बुरी चीज़ जो है वो हट जाती है। देन उसके बाद जो है आप इस चीज़ का एग्ज़ाम्पल दे सकते हो या फिर ये जो हाँ, आप ये जर्नल एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ज़रूर देकर आना, इससे आपका आंसर जो है वो इफ़ेक्टिव लगेगा। क्योंकि अगर आप सारा एग्ज़ाम्पल एक्सपेरिमेंट के बेस पर देकर आ रहे हो, देन उसके बाद लर्नर को ये लगेगा कि खाली थ्योरी पढ़ ली और आ गए, मतलब आपको प्रैक्टिकली कुछ नहीं पता है। तो आप ज़रूर ये रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल भी वहाँ पे देकर आना। देन उसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट पनिशमेंट। तो पनिशमेंट किस लिए दी जाती है? अनवांटेड बिहेवियर को डिक्रीज़ करने के लिए। तो जो पनिशमेंट है वो आपके बिहेवियर को वीक करता है। और पनिशमेंट में भी आपकी 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले पॉज़िटिव पनिशमेंट। यहाँ पे क्या होता है, कोई बुरी चीज़ जो है वो ऐड हो जाती है। मतलब आप मैं अगर आपको एक नॉर्मल वर्ड में बोलूँ, तो पॉज़िटिव पनिशमेंट में ये होता है कि कोई एक अ, आप ये समझ लीजिए कोई एक स्टिमुलस जो है और वो स्टिमुलस जो है वो अनप्लीज़ेंट होगा, मतलब अच्छा नहीं होगा। कोई एक स्टिमुलस जो है वो ऐड हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपने कोई बुरी चीज़ करी, कुछ भी आपने गलत करा। मान लीजिए कोई बच्चा है, वो अपने टेंट्रम्स थ्रो कर रहा है, बहुत ज़्यादा ढीठ है, बहुत टेंट्रम्स थ्रो कर रहा है। तो उस बच्चे को क्या किया, उसके पेरेंट्स ने स्कोल्ड किया। अब ये जो स्कोल्डिंग है, उसको डाँटना जो है, ये आपका एडेड स्टिमुलस है, जिसके बारे में अभी हमने बात करी कि कोई एक स्टिमुलस जो है वो ऐड हो जाता है और ये अनप्लीज़ेंट होता है। तो किसी को डाँटोगे तो ये प्लीज़ेंट काम तो नहीं है, अनप्लीज़ेंट ही है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक जो स्टिमुलस है वो ऐड हो गया और वो बहुत ही ज़्यादा अनप्लीज़ेंट है। इसको हम बोलेंगे पॉज़िटिव पनिशमेंट, ठीक है? यहाँ पे इसका रिज़ल्ट क्या है? मतलब क्या गोल है हमारा? किस वज़ह से हमने ऐसा किया है? तो गोल इसका ये है कि जो अनवांटेड बिहेवियर है उसे रिड्यूस किया जाए। देन उसके बाद है आपका नेगेटिव पनिशमेंट। अब इसमें क्या होता है? इसमें आपका कोई एक स्टिमुलस जो है वो रिमूव हो जाता है। जैसे ऊपर एक स्टिमुलस ऐड हुआ था पॉज़िटिव में, क्या हुआ था कि आपने स्कोल्डिंग करी, वो ऐड हुआ। अब यहाँ पे नेगेटिव में क्या होगा? एक रिमूव हो जाएगा एक स्टिमुलस जो कि बहुत ज़्यादा प्लीज़ेंट था। यहाँ पे प्लीज़ेंट की बात हो रही है। कुछ ऐसा था जो बहुत ज़्यादा प्लीज़ेंट था, उसे रिमूव कर दिया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक बच्चे से उसका फ़ेवरेट टॉय जो है वो छीन लिया। क्यों? क्योंकि उसने ज़मीन पे बहुत सारे टॉयज़ फैलाए हुए थे और अब वो उन्हें उठाने से मना कर रहा था, राइट? तो आपने बच्चे से क्या करा? उसका एक फ़ेवरेट टॉय जो है वो आपने उससे ले लिया। तो ये आपने क्या करा? एक स्टिमुलस को रिमूव कर दिया और ये उस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा प्लीज़ेंट था, राइट? अब इसका गोल भी क्या है? इसका गोल भी यही है, आप अनवांटेड बिहेवियर को रिड्यूस करना चाहते थे। तो ये आपका एक फ़र्क है पॉज़िटिव पनिशमेंट में और नेगेटिव पनिशमेंट में। पॉज़िटिव पनिशमेंट में क्या होता है
कोई एक स्टिमुलस जो है वो ऐड हो जाता है, जैसे कि स्कोल्डिंग। और नेगेटिव पनिशमेंट में क्या होता है, एक अच्छी चीज़ जो है वो छिन जाती है, यानी कि कोई प्लेज़ेंट जो है वो प्लेज़ेंट स्टिमुलस छिन जाता है, राइट? तो ये थी आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपकी थर्ड थ्योरी की। ये है आपकी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, लर्निंग बाय वॉचिंग अदर्स भी हम इसे बोल सकते हैं, मतलब दूसरों को देख के लर्न करना। ये जो थ्योरी है ये एल्बर्ट बंडूरा ने दी है, और इसमें जो एक्सपेरिमेंट हुआ है वो है बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट। ये मैंने आपको बीपीसीजी 172 का अगर कोई बच्चा है तो मैंने वहाँ पे भी पढ़ाया था, एग्रेशन एंड वायलेंस वाले चैप्टर में आई थिंक। तो हमने बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट जो है वो पहले भी देखा है। एल्बर्ट बंडूरा ने ये बताया कि हम लोग सिर्फ करके ही नहीं, मतलब अपने हाथों से या कोई बिहेवियर हम करके ही नहीं बल्कि देख कर भी, ऑब्जर्व करके भी सीख सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने एक बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट किया। बच्चों को एक वीडियो दिखाई गई जिसमें एक अडल्ट एक डॉल को मार रहा था। बाद में जब बच्चों को सेम डॉल दी गई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस सेम एग्रेशन को कॉपी किया जो उन्होंने वीडियो में देखा था। यानी उन्होंने ऑब्जर्व करके उस बिहेवियर को सीख लिया। तो यहाँ पे एल्बर्ट बंडूरा ने यही बोला है कि लोग सिर्फ करके ही नहीं, देख कर भी सीख जाते हैं। अब यहाँ पे आपके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, हम उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले है ये आपका, यहाँ पे की प्रोसेस आपको दे रखे हैं। तो यहाँ पे 4 स्टेप है आपके ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के। 4 स्टेप प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आपका अटेंशन, बिहेवियर को ध्यान से देखना। देन उसके बाद है आपका रिटेंशन, उस बिहेवियर को याद रखना। देन उसके बाद है आपको प्रोडक्शन, सेम उसी बिहेवियर को रिपीट करना। देन उसके बाद है मोटिवेशन, रिजल्ट देखकर, जो भी आपने बिहेवियर करा उसका रिजल्ट देखकर रिपीट करोगे, या तो आप उसे या फिर छोड़ दोगे, आगे से वो आप जो बिहेवियर है उसे नहीं करोगे, राइट? ये जो थ्योरी है इसे हम सोशल लर्निंग थ्योरी भी बोल सकते हैं। देन उसके बाद ये जो लर्निंग है इस थ्योरी में वो डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से भी हो सकती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंक्लूजन। तो लर्निंग सिर्फ पढ़ाई तक ही लिमिटेड नहीं है, हम हर दिन हर मोमेंट कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें क्लासिकल कंडीशनिंग की, तो क्लासिकल कंडीशनिंग से हमें समझ आता है कि कैसे हम चीज़ों को मेंटली एसोसिएट करते हैं, जैसे उस डॉग ने एसोसिएट करा बेल और फूड को। देन उसके बाद है आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग से हमें पता चलता है कि कॉन्सिक्वेंसेस हमारे बिहेवियर को कैसे शेप करते हैं, मतलब हम कुछ अच्छा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कुछ बुरा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो कॉन्सिक्वेंसेस हमारे बिहेवियर को शेप करते हैं, ये हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग में देखा। देन उसके बाद है हमारी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ये बताता है कि देख कर भी लर्निंग हो सकती है, जैसे कि बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट में भी हुआ। देखा बच्चों ने वीडियो, उसके बाद उसे ऑब्जर्व करा, देन उनको जब डॉल दी गई तो उन्होंने उस चीज को वहां पे अप्लाई करा। तो ये 3 थ्योरीज मिलकर हमें ह्यूमन लर्निंग का फुल पिक्चर दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडल ऑफ मेमोरी, या फिर हम इसे बोल सकते हैं, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्टेजेस एंड मॉडल ऑफ मेमोरी। हम इसमें दोनों चीजें देख लेंगे, आपके स्टेजेस भी और मॉडल भी। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। तो मेमोरी वो प्रोसेस होती है जो हमें हेल्प करती है इंफॉर्मेशन को याद रखने में, स्टोर करने में, और जब ज़रूरत पड़े तो उसे वापस लाने में। सोचा जाए तो मेमोरी के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। ना हम किसी का नाम याद रख सकते हैं, ना हम कॉलेज के नोट्स याद रख सकते हैं, और ना ही कल क्या खाया था, ये सब चीज़ें भी हम भूल जाते हैं। इसीलिए साइकोलॉजिस्ट ने कई मॉडल्स बनाए हैं जिनके थ्रू हम ये समझ सके कि मेमोरी कैसे काम करती है, कैसे इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में जाती है, प्रोसेस होती है और वापस याद आती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टेजेस ऑफ मेमोरी प्रोसेस। मेमोरी के 3 बेसिक स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला है आपका इनकोडिंग। ये स्टेज होती है जब हम सेंसरी इनपुट को दिमाग के लिए एक यूजेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक फोन नंबर सुनते हो और उसे मेंटली रिपीट करते हो, इसे आप बोलोगे इनकोडिंग। देन उसके बाद है स्टोरेज। इस स्टेज में इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है ताकि बाद में यूज की जा सके। फॉर एग्जाम्पल, आपका दिमाग उस नंबर को थोड़े टाइम के लिए परमानेंटली रख लेता है। देन उसके बाद है आपका रिट्राइवल। जब हमें वो इंफॉर्मेशन चाहिए हम उसे वापस याद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अब जैसे एग्जाम में जाओगे तो वहाँ पे आपको इन आंसर्स को याद करना पड़ेगा लिखने के लिए, तो उसे हम बोलेंगे रिट्राइवल।
इनमें से किसी भी स्टेज में अगर दिक्कत हो तो मेमोरी फेल हो सकती है। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं मॉडल्स की। तो साइकोलॉजिस्ट ने 2 इम्पोर्टेंट मॉडल दिए हैं जो मेमोरी के काम करने के तरीके को बताते हैं। सबसे पहला मॉडल है आपका ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ मेमोरी, या फिर हम स्टेज मॉडल भी बोल सकते हैं। ये आपको दिया था एटकिंसन एंड शिफ्रिन ने। ये मॉडल ह्यूमन मेमोरी को कंप्यूटर के जैसे कंपेयर करता है। जैसे कंप्यूटर में रैम और हार्ड ड्राइव होती है, वैसे ही हमारे पास भी 3 मेमोरी सिस्टम होते हैं। तो क्या है ये मेमोरी सिस्टम? सबसे पहला है आपका सेंसरी मेमोरी। ये मेमोरी जो है वो सेंसरी इनपुट को 1 सेकंड से भी कम टाइम के लिए होल्ड करती है। इसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत स्मॉल होती है, ड्यूरेशन जो है वो लेस देन 1 सेकंड होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके साइड में से कोई कार जो है बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ी से बहुत स्पीड में जा रही है, और 1 स्प्लिट सेकंड के लिए आपको उसका कलर और शेप जो है वो याद रहता है। ऐसा होता है हमारे साथ कि हमारे साइड में से कुछ बहुत तेज़ी से गुज़र रहा होता है, तो हमें कुछ सेकंड के लिए, बिल्कुल 1 स्प्लिट सेकंड के लिए उसका जो कलर और शेप होता है वो याद रहता है। उसे हम बोलेंगे सेंसरी मेमोरी। मतलब ये मेमोरी है जो सेंसरी इनपुट को 1 सेकंड से भी कम टाइम के लिए होल्ड करती है। ठीक है? नेक्स्ट है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी। यहाँ इन्फॉर्मेशन जो है वो थोड़े टाइम के लिए स्टोर होती है। ठीक है? कैपेसिटी आप देख ही सकते हो, देन उसके बाद ड्यूरेशन अप टू 30 सेकंड्स। देन उसके बाद अगर हम एग्जांपल देखें, तो जब आप किसी का फ़ोन नंबर सुनते हो और उसे तुरंत जो है वो डायल करते हो। कभी-कभार होता है ना, हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं, इस नंबर को याद रखना, अभी डायल करेंगे, राइट? तो जब आप किसी फ़ोन नंबर को सुनते हो और उसे तुरंत डायल करते हो, तब तक वो नंबर शॉर्ट टर्म मेमोरी में होता है। यानी कि आप उसे 30 सेकंड्स तक जो है वो रिटेन कर सकते हो। ये कुछ टाइम के लिए ही होती है। नाम से ही पता चल रहा है शॉर्ट टर्म मेमोरी। देन उसके बाद है आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये मेमोरी परमानेंट और अनलिमिटेड टाइम के लिए होती है। इसकी जो कैपेसिटी है वो अनलिमिटेड है। ड्यूरेशन जो है वो लाइफ टाइम तक भी हो सकती है, मतलब आपको पूरी जिंदगी याद रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने स्कूल का नाम, बर्थडे या चाइल्डहुड मेमोरीज जो है वो याद है, वो सब लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर्ड होती है। अब अगर हम बात करें ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम की, अगर हमें किसी चीज पर अटेंशन देना हो, मतलब हम मान लीजिए हम किसी चीज पर अटेंशन दे रहे हैं, कोई भी चीज है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी कॉन्सेप्ट है, कुछ भी है, अगर हम उस चीज पर अटेंशन देते हैं, अपना फोकस लगाते हैं, तो वो सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला जाता है। अब आपने वहाँ थोड़ा सा अटेंशन दिया है, थोड़ा सा फोकस दिया है, तो वो आपको कुछ टाइम तक तो याद रहेगा ना, तो वो सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला जाता है। अगर हम उस चीज को और डीपली समझने की कोशिश करते हैं, मतलब इलेबोरेटिव तरीके से, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाता है। देन उसके बाद आपका सेकंड मॉडल है लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल। ये आपका दिया था क्रेक और टवलिंग में। ये मॉडल थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें ये कहा गया है कि मेमोरी डिफरेंट स्टोर्स में नहीं होती, जैसे ऊपर अभी डिफरेंट स्टोर्स में बताइए ना, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि मेमोरी जो है वो डिफरेंट स्टोर्स में नहीं होती, बल्कि ये इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने इंफॉर्मेशन को कितनी डेप्थ से प्रोसेस किया है, कितने डेप्थ से आपने उसे समझा है। तो यहाँ पे 3 लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग है। सबसे पहले आपका फिजिकल या फिर स्ट्रक्चरल प्रोसेसिंग। जब आप सिर्फ सरफेस लेवल पे चीज देखते हो, जैसे कि कोई शेप है या फिर कैपिटल लेटर है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक वर्ड देखा हाउस, जो कि कैपिटल लेटर में है, और इसका जो है वो फॉन्ट कैपिटल आपने याद रख लिया। तो ये क्या है, आपने एक सरफेस लेवल की चीज को देखा फिजिकल फॉर्म में या फिर स्ट्रक्चरल फॉर्म में, जो आपने उस चीज को देखा, जैसे कि यहाँ पे आपका कैपिटल लेटर हो गया या फिर कोई भी शेप भी हो सकती थी। देन उसके बाद है आपका फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग। जब आप किसी चीज का साउंड या राइम याद रखते हो, फॉर एग्जाम्पल हैट राइम्स विद कैट, ये साउंड बेस्ड याद रखना, जैसे कि हैट जो है वो कैट जैसा राइम कर रहा है, तो ये जो साउंड बेस्ड चीजें हैं, इनको याद रखना, इसे हम बोलेंगे फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग। फोनोलॉजिकल से समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर साउंड की बात हो रही है तो फोनेटिक्स की बात तो हो ही जाती है। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट है सिमेंटिक प्रोसेसिंग। सबसे डीप लेवल होता है ये, जब आप किसी चीज का मीनिंग समझते हो। एग्जाम्पल, आपको याद है कि हैट एक ऐसी चीज है जो हम अपने सर पर पहनते हैं, राइट? अभी हमने ऊपर ये पढ़ा कि हैट जो है वो कैट से राइम कर रहा है, तो ये आपका साउंड बेस्ड चीजों को याद रखना है। देन सिमेंटिंग में और डीप लेवल की जो है वो आपकी मेमोरी होती है,
यहाँ पे आपने ये याद रखा कि जो हैट है उसे आप अपने हेड पे पहनते हो। तो यहाँ पे जो की इनसाइट है वो ये है कि डीपर द प्रोसेसिंग बेटर द मेमोरी। जितना आप कॉन्सेप्ट को डीपली समझोगे उतनी बेटर आपकी मेमोरी होती जाएगी। मतलब अगर आप किसी चीज को सिर्फ देख के या सुन के याद कर रहे हो वो आप जल्दी भूल जाओगे, लेकिन अगर आप उसका मीनिंग समझ के याद करते हो तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। और ये तो हमने देखा ही है, बचपन से ही हमें सब बोलते थे कि हम चीजों को जो है वो देख कर या फिर ऐसे सुनकर ना हम उसे याद करें, बार बार उसका मीनिंग समझें, डीपली जानने की कोशिश करें। तो जब हम किसी चीज़ को डीपली जानते हैं तो वैसे भी वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ही चला जाता है। तो कंफ्यूजन देख लेते हैं। दोनों मॉडल्स, स्टेज मॉडल या फिर हम ने जो सेकंड मॉडल पढ़ा एलओपी मॉडल, मेमोरी को अलग-अलग एंगल से समझते हैं। स्टेज मॉडल बताता है कि मेमोरी कैसे डिफरेंट सिस्टम में डिवाइडेड है। लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल यानी कि एलओपी ये बताता है कि मेमोरी कितनी डीप यानी कि डीप प्रोसेस से हुई है। ये उस चीज पर डिपेंड करता है कि वो कितनी देर तक हमें याद रहेगी। जितनी ज्यादा डीप आपका प्रोसेस होगा उतनी ज्यादा जो है देर तक आपको वो चीजें याद रहेंगी। और दोनों ही ये सिखाते हैं अगर आप अटेंशन दोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो जो आपकी मेमोरी है वो स्ट्रांग बनेगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ थिंकिंग, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। तो अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल मेंटल प्रोसेस के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है थिंकिंग। आपने सोचा भी नहीं होगा पर आप हर वक्त सोच रहे होते हो, क्या पहना जाए, क्या खाया जाए, कल एग्जाम है तो किस ऑर्डर में पढ़ना चाहिए, मैम वीडियो कब डालेंगी। तो आप एक तरीके से हर टाइम पे जो है वो थिंकिंग कर रहे हो। ये सब डिसीजंस लेने में एक चीज कांस्टेंट काम करती है और वो है सोचने की एबिलिटी यानी कि थिंकिंग। तो हम कॉन्सेप्ट ऑफ थिंकिंग देख लेते हैं। साइकोलॉजिस्ट हैं गैरेट, ये कहते हैं कि थिंकिंग इज अ बिहेवियर विच इज ऑफन इम्प्लिसिट एंड हिडन and in which symbols like images, ideas and concepts are ordinarily employed। इसका मतलब है सोचना एक ऐसा मेंटल काम है जो मोस्टली दिखाई नहीं देता। तभी यहाँ पे बात हुई है इमेजेस की, आइडियाज की, कॉन्सेप्ट की। तो सोचना एक ऐसा मेंटल प्रोसेस है, थिंकिंग एक ऐसी चीज है जो मोस्टली दिखाई नहीं देती लेकिन चलता रहता है। हम इमेजेस, आइडियाज या कॉन्सेप्ट का यूज करके चीजें मेंटली प्रोसेस करते हैं। देन उसके बाद ग्लिमर है। इन्होंने भी एक थ्योरी या सॉरी एक डेफिनेशन दी है। थिंकिंग इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस इन विच वी यूज आइडियाज और सिंबल्स इन प्लेस ऑफ ओवर एक्टिविटी। यानी जब हम कोई काम फिजिकली ना करके उसे पहले दिमाग में मेंटली सॉल्व करते हैं तो वो थिंकिंग है। सो ओवरऑल थिंकिंग एक गोल डायरेक्टेड मेंटल एक्टिविटी है जिसमें हम दुनिया को समझने और रिस्पॉन्ड करने के लिए इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। देन उसके बाद बात कर लेते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ थिंकिंग की। तो थिंकिंग एक यूनिफॉर्म प्रोसेस नहीं है, इसके मल्टीपल टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले है आपका परसेप्चुअल यानी कि कॉन्क्रीट थिंकिंग। ये थिंकिंग रियल फिजिकल ऑब्जेक्ट पर बेस होती है। मतलब आप किसी चीज को देख सकते हो, टच कर सकते हो, तो ये थिंकिंग जो है किसी रियल और फिजिकल ऑब्जेक्ट पे बेस्ड है। जहाँ पे भी कॉन्क्रीट आ जाए ना, कॉन्क्रीट का मतलब ही ये होता है फिजिकल ऑब्जेक्ट की बात हो रही होती है जो आप डायरेक्टली देख सकते हो, फील कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे बोला जाए अपनी फेवरेट बुक के बारे में 5 लाइन्स लिखो, तो आप डायरेक्टली उसके कवर, नाम, स्टोरी की बेसिस पे लिखने लग जाओगे। तो ये एक फिजिकल ऑब्जेक्ट की यहाँ पे बात हो रही है। देन उसके बाद है कॉन्सेप्चुअल, जिसे हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इसमें हम एब्स्ट्रैक्ट आइडिया का यूज करते हैं जैसे कि लैंग्वेज का, सिंबल्स का या फिर लॉजिक्स का। फॉर एग्जाम्पल, जब आप डेमोक्रेसी या फ्रीडम जैसी चीजें डिस्कस करते हो या मैथ्स प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करते हो तो उसे हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। देन उसके बाद है आपका रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। ये थिंकिंग एक्सपीरियंस बेस्ड और एनालिटिकल होती है, स्लो होती है लेकिन डीप होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पुरानी मिस्टेक के बारे में सोच के एनालाइज करते हो कि उस वक्त क्या करना सही था और क्या गलत था, तो इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। देन उसके बाद है आपको क्रिएटिव थिंकिंग। जब हम नई, यूनिक और ओरिजिनल आइडियाज प्रोड्यूस करते हैं उसे हम बोलेंगे क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव का मतलब ही ये होता है नया, यूनिक और ओरिजिनल आइडिया प्रोड्यूस करना।
इमेजिनेशन और इनोवेशन का रोल जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल एक नया प्रोडक्ट डिज़ाइन करना, कोई पोएम लिखना या फिर कोई कैची जिंगल जो है उसे बनाना। तो ये सब आपके क्रिएटिविटी में आ जाते हैं। क्रिएटिविटी में कुछ भी आ सकता है, आप किसी भी लाइन में जो है वो अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। नेक्स्ट है उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग। इस फॉर्म में हम किसी भी आइडिया को एनालाइज, क्वेश्चन और इवेल्युएट करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग इसी को तो बोलते हैं, आपने किसी चीज को एनालाइज किया, क्वेश्चन किया, इवेल्युएट किया। एजम्पशंस को चैलेंज करते हैं हम इसमें। फॉर एग्जाम्पल जब आप एक न्यूज आर्टिकल पढ़ते हो और सोचते हो इसमें बायस तो नहीं है, मतलब ये किसी चीज को लेके बायसनेस तो नहीं दिखाई जा रही है इसमें, या क्या ये सच है या फिर नहीं है, तो यहाँ पे आप क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हो। देन उसके बाद आपकी आ जाती है प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग सिर्फ बोलने या देखने तक ही लिमिटेड नहीं है, ये दिमाग में विजुअल और वर्बल दोनों लेवल पे होती है। इस प्रोसेस में 3 मेजर एलिमेंट होते हैं। सबसे पहले आपका मेंटल इमेजरी। जब कोई चीज सामने नहीं होती, फिर भी हम उसकी विजुअल इमेज जो है अपने माइंड में क्रिएट करते हैं, उसे हम बोलेंगे मेंटल इमेजरी। ये तो पॉइंट के नाम से ही पता चल रहा है, मतलब आप कुछ इमेजिन कर रहे हो मेंटली। तो जब कोई चीज सामने नहीं होती, फिर भी हम उसका विजुअल इमेज जो है अपने माइंड में क्रिएट करते हैं, तो वो होगा आपका मेंटल इमेजरी। फॉर एग्जाम्पल अगर फ्रेंड बोले कि मान लीजिए कोई फ्रेंड बोले कि उसने एक येलो बर्ड देखी है जिसका बीक जो था वो ट्रांसपेरेंट था, तो अब आप क्या करोगे, आप उसकी इमेज जो है अपने दिमाग में बना लेते हो कि अच्छा ऐसा दिखता होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट्स हमारी दिमाग की कैटेगरी होते हैं जिनके थ्रू हम सिमिलर चीजों को ग्रुप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार जो है वो एक कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर अब हम व्हील्स ले आएंगे, इंजन ले आएंगे, स्टीयरिंग ले आएंगे, सीट्स ले आएंगे, ये सब कुछ हम खुद ही इंक्लूड कर लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे दिमाग में कैटेगरीज होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट। और कुछ जो सिमिलर चीजें होती हैं उन्हें हम खुद ही ग्रुप कर लेते हैं। जैसे कार है तो ये सब चीजें उसके अंदर होती हैं, व्हील्स, इंजन, स्टीयरिंग, तो ये सब चीजें हम खुद जो है वो इंक्लूड कर लेते हैं। हम कॉन्सेप्ट के टिपिकल वर्जन भी बनाते हैं, इन्हें हम बोलते हैं प्रोटोटाइप्स। फॉर एग्जाम्पल कार का प्रोटोटाइप्स होगा एक सेडान जो कि 4 व्हील्स या फिर स्टीयरिंग, इंजन, ये सब चीजें उसमें होंगी। मतलब आप एक ही चीज को काफी वर्जन बनाते हो। कार्स में भी इतनी सारी कार्स आती हैं, आप किसी के भी बारे में सोच सकते हो। तो ये क्या है, एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट के थ्रू हमने कुछ टिपिकल वर्जन जो है यहाँ पे बनाए हैं, उन्हें हम बोलेंगे प्रोटोटाइप्स। मतलब कार के भी कुछ वर्जन की ये वाली हो सकती है, ये वाली हो सकती है। देन उसके बाद है आपका प्रोपोजिशन। ये ऐसी मेंटल स्टेटमेंट होती है जो मीनिंग या रिलेशनशिप डिफाइन करती है बिटवीन टू कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल ट्रीज आर ग्रीन, इसमें ट्री और ग्रीन के बीच एक रिलेशन बताया गया है और ये एक मीनिंगफुल थॉट है। मतलब जो ट्रीज है वो ग्रीन होते हैं। अब इसके ऊपर जो है वो बहुत पोएम्स भी लिखी जा सकती हैं, स्टोरी भी बनाई जा सकती है। तो ये एक मीनिंगफुल थॉट है कि एक ट्री है और वो ग्रीन है, मतलब हरा भरा है। तो प्रोपोजिशनल थ्योरी कहता है कि हम सिर्फ वर्ड्स या इमेज से नहीं, मीनिंगफुल स्टेटमेंट के जरिए भी सोच सकते हैं। तो कंक्लूजन देख लेते हैं। थिंकिंग एक कॉम्प्लेक्स और पर्पसफुल एक्टिविटी है। यही डिसाइड करती है कि आप किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, क्या डिसीजन लोगे और दुनिया को कैसे समझोगे। थिंकिंग के जो डिफरेंट टाइप्स है वो है आपका परसेप्शुअल, कॉन्सेप्चुअल, रिफ्लेक्टिव, क्रिएटिव और क्रिटिकल। ये हमें हेल्प करते हैं हर सिचुएशन में लॉजिकली और क्रिएटिवली रिस्पॉन्ड करने के लिए। और थिंकिंग का जो प्रोसेस है उसमें आपका आ गया मेंटल इमेजरी, कॉन्सेप्ट और प्रोपोजिशन। इसके थ्रू हमारे आइडियाज को जो है वो शेप मिलता है। तो आपको ये सब चीजें जो है वो याद रखनी है। और जैसा हम सोचेंगे, थिंकिंग में आप लास्ट में लिख कर आ सकते हो, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, राइट। तो ये आपका पूरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द डिफरेंट फॉर्म ऑफ अटेंशन एंड स्टेजेस ऑफ परसेप्शन, डिस्कस द लॉ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका प्रीवियस ईयर में 1-2 बार आया है। देन उसके अलावा मैं अगर थर्ड यूनिट की बात करूँ तो जब अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था, डिफाइन लर्निंग एंड डिस्कस वेरियस थ्योरीज ऑफ लर्निंग, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन उसके बाद मॉडल ऑफ मेमोरी जो है वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट तो चारों ही है, बट मैं आपको सबसे ज्यादा जो रिपीटेड है वो बता रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन लर्निंग वाला, और आपका मॉडल्स ऑफ मेमोरी भी रिपीटेड है, और ये जो अब मैं आपको क्वेश्चन कराने वाली हूँ ये भी आपका रिपीटेड है। थिंकिंग वाला क्वेश्चन आया है बट वो एक आध बार ही आया है, ज्यादा रिपीट नहीं हुआ है।
तो हम देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन आपका, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आज हम बात करते हैं उन मेंटल प्रोसेसेस के बारे में जो हमें अपने सराउंडिंग्स को समझने में हेल्प करती हैं। और ये क्या है? अटेंशन और परसेप्शन। तो आप जरा सोचो, आपके पास कितने सारे साउंड्स हैं, आपके इन्वायरमेंट में कितने सारे कलर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे विजुअल्स होते हैं, लेकिन आप सब पे रिएक्ट करते हो? नहीं, सब पे तो नहीं करते। आप सिर्फ कुछ चीजों पर ही फोकस करते हो और फिर उन चीजों को समझने की भी कोशिश करते हो। ये काम होता है आपके कॉग्निटिव सिस्टम का, जो स्टिमुली को सेलेक्ट करता है, मतलब आपको जिस चीज पे बारे में सोचना है, जिसमें फोकस डालना है, उसको सेलेक्ट करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा और इंटरप्रिटेट करता है। तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले पूछा गया हमसे फॉर्म्स ऑफ अटेंशन। अटेंशन मतलब किसी एक चीज पर अपना फोकस लगाना, बाकी सब चीजों को इग्नोर कर देना। तो 4 मेन फॉर्म्स ऑफ अटेंशन होते हैं। सबसे पहले आपका सिलेक्टिव अटेंशन, जब हम एक ही स्टिमुलस पे ध्यान देते हैं और बाकी सबको इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप लेक्चर में टीचर की बात सुनते हो तो बैकग्राउंड में अगर कोई लोग बात कर रहे हैं तो आप क्या करोगे? आप उन्हें इग्नोर कर दोगे, आप सिर्फ टीचर की बात पे फोकस करोगे। देन उसके बाद है आपका डिवाइडेड अटेंशन, जब आप एक साथ 2 या उससे ज़्यादा टास्क करते हो। फॉर एग्जाम्पल, वॉक करते हुए फ़ोन पे बात करना या फिर खाते हुए टेक्स्ट करना। तो यहाँ पे डिवाइडेड अटेंशन है आपका, आप 2 से ज़्यादा चीज़ें कर रहे हो या फिर 2 चीज़ें कर रहे हो। देन उसके बाद है आपका सस्टेन्ड अटेंशन, जब आप एक ही टास्क पे लंबे ड्यूरेशन तक ध्यान बनाए रखते हो। मान लीजिए जैसे कि आप अभी मेरी वीडियो है या आप कॉन्टिन्यूअसली देखोगे यहाँ पे, राइट? तो आप क्या कर रहे हो? आप कॉन्टिन्यूअसली पढ़ाई कर रहे हो बिना डिस्ट्रैक्ट हुए हुए। देन उसके बाद है आपका एग्जीक्यूटिव अटेंशन, जब आप गोल्स पे फोकस करते हो और अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन को हटा देते हो। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम के टाइम पे मान लीजिए क्लास के बाहर आपके कोई शोर आ रहा है, नॉइस हो रही है, ठीक है? तो आप क्या करोगे? आप सिर्फ अपने पेपर को सॉल्व करने पे कॉन्सेंट्रेट करोगे, बाहर की चीज़ों को अवॉइड कर दोगे। देन उसके बाद अब पूछा गया आपसे स्टेजेस ऑफ परसेप्शन। तो परसेप्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम सेंसरी इंफॉर्मेशन को समझने लायक बनते हैं। मतलब जो चीज़ हम देख रहे हैं, उसका मतलब हम इससे निकालते हैं कि उस चीज़ का मतलब क्या है। तो परसेप्शन की 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले आपका स्टेज 1 सिलेक्शन। बाहर का जो वर्ल्ड है, उसमें बहुत सारे स्टिमुली होते हैं, पर आप सिर्फ एक ही चीज़ पे जो है वो ध्यान देते हो, ठीक है ना? या फिर कुछ चीज़ों पे देते हो। तो जिस पे हम फ़ोकस करते हैं वो बन जाता है हमारा अटेंडेड स्टिमुलस, मतलब हमने उसे सेलेक्ट करा, हम उस चीज़ पे ध्यान देंगे, उस पे फ़ोकस करेंगे। तो फर्स्ट स्टेज हो गया आपका सिलेक्शन, दूसरा है आपका ऑर्गेनाइज़ेशन। इस स्टेज में हम उन स्टिमुली को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, यानी पैटर्न्स बनाते हैं। अब ये जो पैटर्न्स है, ये आप अभी मैं आपको गेस्टल प्रिंसिपल पढ़ाऊँगी, उसमें आप देखोगे कि किस तरीके से पैटर्न्स जो है वो आपके बनते हैं। ठीक है? तो अभी मैं उसके बारे में आपसे बात करूँगी। फिलहाल ऑर्गेनाइज़ेशन में आपको इतना समझना है कि इस स्टेज में हम स्टिमुली हमने सेलेक्ट करे हैं, उसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उसकी पैटर्न्स बनाते हैं। देन उसके बाद स्टेज 3 जो है वो है आपका इंटरप्रिटेशन। ये फाइनल स्टेज है जहाँ हम मीनिंग असाइन करते हैं। क्या किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं ये मीनिंग? आपके पास्ट एक्सपीरियंस पे, आपके बिलीव्स पे और आपके एक्सपेक्टेशंस पे जो है वो ये मीनिंग जो है वो हम असाइन करेंगे। देन इस स्टेज पे जो है वो सब्जेक्टिविटी होती है। मतलब अलग लोग जो है वो चीज़ों को अलग तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंटरप्रिटेशन की बात की है। अब सबका इंटरप्रिटेशन सेम हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यहाँ पे एक ही चीज़ को लोग अलग-अलग तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्टिविटी होती है। अब बात कर लेते हैं जो हमने सेकंड स्टेज पे बात करी थी ना, ऑर्गेनाइजेशन की, हम स्टिमुली को ऑर्गेनाइज करते हैं, पैटर्न्स बनाते हैं। तो यहाँ पे हम गेस्टल्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं, लॉ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर हम इसे बोलेंगे गेस्टल्ट प्रिंसिपल। गेस्टल्ट जो है वो साइकोलॉजिस्ट है, ये कहते हैं द होल इज मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। मतलब हम चीज़ों को इंडिविजुअली पार्ट्स के फॉर्म में नहीं, बल्कि पूरे पैटर्न के फॉर्म में देखते हैं। मतलब किसी भी इंडिविजुअल जो है उसे हम पार्ट्स के फॉर्म में नहीं देखते, छोटे-छोटे पार्ट्स के फॉर्म में नहीं देखते, एक प्रॉपर पैटर्न के फॉर्म में देखते हैं। तो उनके जो है वो 7 फेमस प्रिंसिपल्स हैं, हम एक-एक करके देख लेते हैं कि किस तरीके से हम पैटर्न को देखेंगे। सबसे पहले है आपका प्रिंसिपल फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप। जब हम किसी विजुअल को देखते हैं तो एक चीज को फिगर और बाकी को बैकग्राउंड के फॉर्म में देखने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके सामने एक ब्लैक एंड व्हाइट वास्ट इल्यूजन है, तो वहां पे क्या होगा, कुछ लोग जो है वो सिर्फ वास्ट को देखेंगे और कुछ लोग जो है वो दो फेसेस को देखेंगे।
तो यहाँ पे वही बात हो रही है, जब हम किसी विजुअल को देखते हैं तो एक चीज को फिगर और बाकी को बैकग्राउंड के फॉर्म में देखने लग जाते हैं। देन उसके बाद है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। जो ऑब्जेक्ट पास पास होते हैं उन्हें हम एक ग्रुप के फॉर्म में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप एक पेज लीजिए, पेज में बहुत सारे डॉट्स बना दीजिए और उन सबको एक लाइन में बनाना और क्लोजली जो है वो सबको बनाना है, मतलब दूर दूर ही पास पास बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हम उनको एक ग्रुप के फॉर्म में समझ लेंगे कि ये एक प्रॉपर ग्रुप है। तो ये है आपका लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, मतलब जो ऑब्जेक्ट्स आस पास होते हैं हम उन्हें ग्रुप कंसिडर कर लेते हैं। एंड उसके बाद है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। जो ऑब्जेक्ट सिमिलर दिखते हैं उन्हें हम नेचुरली ग्रुप समझ लेते हैं। मान लीजिए आप क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट टीम में क्या होता है, प्लेयर्स जो है वो एक जैसे ही कपड़े पहनते हैं, राइट। तो हम क्या है, हम उन्हें एक टीम कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने एक जैसे कपड़े पहने हुए, चाहे हमें किसी का नाम ना पता हो, कहाँ से खेल रहे हैं ये भी ना पता हो। हालांकि ये तो आप टीवी पे देख लोगे, बट स्टिल आपको नाम ना पता हो, कुछ भी ना पता हो, बट सब प्लेयर्स ने एक ही तरीके के कपड़े पहने तो आप उन्हें एक टीम जो है वो कंसिडर कर लोगे। तो यहाँ पे हम सिमिलर ऑब्जेक्ट को सिमिलर देखते हैं, हम नेचुरली उन्हें ग्रुप समझ लेते हैं। देन उसके बाद है लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी। हम स्मूथ कॉन्टिन्यूस पैटर्न को पसंद करते हैं, ब्रोकन पैटर्न हमें नहीं पसंद आते। फॉर एग्जाम्पल जब एक लाइन थोड़ी देर के लिए डिसअपियर होती है फिर भी हम उसे कॉन्टिन्यूस लाइन के फॉर्म में देखते हैं। देन उसके बाद है आपका नेक्स्ट लॉ ऑफ क्लोजर। जब कोई इमेज इनकम्प्लीट होती है तो भी हम उसे कंप्लीट सोच लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बोर्ड पे एक सर्कल बना हुआ है, अब उस सर्कल में थोड़ा सा गैप है, लेकिन क्या हम उसे सर्कल नहीं मानेंगे? कॉमन सेंस है, बाकी का तो बना हुआ है ना, हल्का सा ही तो गैप है, तो हम खुद से ही उसे एक सर्कल जो है वो समझ लेंगे। तो ये आपका लॉ ऑफ क्लोजर। देन उसके बाद है लॉ ऑफ कॉमन फेट। जो ऑब्जेक्ट्स एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं हम उन्हें एक ग्रुप समझ लेते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए बर्ड्स है, बहुत सारे बर्ड्स जो है वो झुंड बना के एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम उन्हें एक ही यूनिट में कंसिडर कर लेते हैं कि वो एक यूनिट के फॉर्म में हमें दिखते हैं। देन उसके बाद है आपका लास्ट प्रिंसिपल जो है लॉ ऑफ प्रेगनेंस। हम हमेशा सिंपल, क्लियर और स्टेबल पैटर्न को आइडेंटिफाई करना पसंद कर लेते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल लोगोज में जब शेप्स इनकम्प्लीट होती है तब भी हम उसे क्लियर फॉर्म में देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में कहीं ना कहीं वो शेप्स होती ही हैं, इसीलिए इनकम्प्लीट जो है अगर वो शेप्स है भी, मान लीजिए अभी आपने वो शेप जो है वो सही से लगाई नहीं है, एक स्ट्रक्चर में नहीं बिठाई है, तो भी वो जो शेप्स है वो इनकम्प्लीट होने के बावजूद भी हम उसे एक क्लियर फॉर्म में देख सकते हैं। तो कंक्लूजन देख लेते हैं। अटेंशन और परसेप्शन दोनों ऐसे मेंटल फिल्टर्स हैं जो हमें हर सेकंड में डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं कि किस चीज पे हमें ध्यान देना है और किस चीज को हमें समझना है या फिर किस चीज को हमें इग्नोर भी कर देना है। अटेंशन हमें हेल्प करता है फोकस बनाने में, परसेप्शन हेल्प करता है मीनिंग समझाने में, और गेस्टल लॉ ये बताते हैं कि हम अपने विजुअल वर्ल्ड को नेचुरली कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी इमेज को, साउंड को या ग्रुप को देखो तो ये प्रिंसिपल याद रखना और देखो कि आपके माइंड में कैसे मैजिक क्रिएट होता है। तो अब हम देख लेते हैं यूनिट 4 से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले आपका एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप्स एंड वेरियस थ्योरीज। तो अब हो सकता है आपसे सिर्फ थ्योरीज ही पूछ ली जाए या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन एंड उसके टाइप्स पूछ लिए जाए, तो आप यहाँ से रेफरेंस ले सकते हो। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। मोटिवेशन एक ऐसा साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो किसी भी पर्सन के बिहेवियर को स्टार्ट करता है, उसका डायरेक्शन बताता है और उसे सस्टेन करता है। मतलब ये कॉन्टिन्यूस जो है वो चलाए रखता है। मोटिवेशन क्या है अगर आप सिंपल वर्ड्स में समझो। अब आप किसी भी काम को लेके मोटिवेटेड हो कि हाँ मुझे ये करना है, ऐसे करना है, तो ये आपके अंदर से मोटिवेशन आ रहा है, नहीं आ रहा है? अब इसका कॉज कुछ भी हो सकता है कि आप काम इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको कोई प्राइज मिले, राइट, आपको कुछ प्राइड फील हो, वो आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन वगैरह वो टाइप्स में आ जाएगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पर मोटिवेशन जो है एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो किसी भी पर्सन के बिहेवियर को स्टार्ट करता है, एक डायरेक्शन बताता है और उसे सस्टेन भी करता है ताकि वो कॉन्टिन्यूसली चलाए रखे। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो मोटिवेशन का मतलब है हम जो कुछ भी करते हैं वो क्यों करते हैं, उसके पीछे एक वजह है, वही आपके मोटिवेशन का रीजन बनती है। अगर हम वर्ड ओरिजिन देखें तो मोटिवेशन जो है वो लैटिन वर्ड मोवेरे से आया है जिसका मतलब होता है टू मूव। अब यहाँ पे कुछ साइकोलॉजिस्ट ने डेफिनेशंस दी है, जैसे कि फेल्डमैन ने दी है, आपके फिस्ट एंड रोजनबर्ग ने दी है, देन उसके बाद आपके गैरिग एंड
जिम्बार्डो ने दी है। तो इन्होंने मोटिवेशन को एक डायनामिक इंटरनल फोर्स बताया है, जो पर्सन के बिहेवियर को एनर्जाइज करता है और उसे गोल की तरफ डायरेक्ट करता है। अब हमारे अंदर आप देखिए मोटिवेशन क्या है? एक डायनामिक इंटरनल फोर्स है। अंदर से ही तो आएगा ना, मतलब बाहर से भी आ सकता है, कोई एक्सटर्नल रीजन हो सकता है, बट एक तरीके से मोटिवेटेड फील करता है। हम बोलते हैं ना, आज मैं अंदर से बहुत मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ। तो ये एक डायनामिक इंटरनल फोर्स है जो पर्सन के बिहेवियर को एनर्जाइज करता है। जब हम मोटिवेटेड रहते हैं तो एक अलग तरीके की हमारे अंदर एनर्जी होती है। उसके बाद क्या होता है, हम अपने गोल की तरफ, जिस चीज को हम अचीव करना चाहते हैं उसकी तरफ हम डायरेक्ट हो जाते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट से मिलकर बनता है, जैसे कि सबसे पहला है आपका फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट। तो इसमें जैसे कि आपकी हार्ट हार्ट रेट हो गया या फिर आपका ब्लड प्रेशर हो गया, इसमें चेंजेस आते हैं। देन उसके बाद सब्जेक्टिव फीलिंग, जैसे कि आपको किसी चीज़ की हैप्पीनेस है, एंगर है, फियर है, इमोशंस जो हम फील करते हैं। देन उसके बाद आपका एक्सप्रेसिव रिएक्शन, जैसे कि आपका फेशियल एक्सप्रेशन या फिर आपका बॉडी पोस्चर। तो ये कुछ कंपोनेंट्स है जो मोटिवेशन जो है इन सब से मिलकर बनता है। देन मोटिवेशन इज इक्वल्स टू ड्राइव, या फिर ड्राइव किसी भी बिहेवियर के पीछे, मतलब हम किसी चीज के पीछे कोई वजह होती है ना, कोई रीजन होता है ना, तो मोटिवेशन वही होती है, कोई ड्राइव या फिर कोई रीजन किसी भी बिहेवियर के पीछे। इसमें नीड्स, ड्राइव्स, इंसेंटिव, यानी कि आपके जो रिवॉर्ड्स वगैरह होते हैं, मोटिव्स, ये सब चीजें जो है वो इंक्लूडेड होती है। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, कितने तरीके के मोटिवेशन होते हैं। तो दो तरीके के, सबसे पहले आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी मोटिवेशन। प्राइमरी मोटिवेशन इन बॉर्न या फिर बायोलॉजिकल नीड्स, जैसे कि जो चीजें आपको नेसेसरी होती है, बायोलॉजिकल होती है, आपकी नीड्स इनबॉर्न होती है, जैसे कि आपको थ्रस्ट हो गया, हंगर हो गया, आपको स्लीप हो गया, सेक्स हो गया, ये सब चीजें जो है ये सर्वाइवल के लिए जरूरी है। तो इस चीज को फुलफिल करने के लिए एक मन में मोटिवेशन होती है कि आपको ब्रेड बटर अर्न करना है या ये सब चीजें। तो ये हो गई आपकी प्राइमरी मोटिवेशन जो जरूरी है, आपकी सर्वाइवल के लिए जरूरी है। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी। ये सेकेंडरी मोटिवेशन में क्या आ जाता है, लर्न मोटिवेशन, जैसे कि सक्सेस पाना, लोगों से अप्रूवल लेना, ये सब चीजें जो है ये सेकेंडरी मोटिवेशन में आ जाती है। देन उसके बाद है आपका इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है। एक्सटर्नल सोर्स से ये आता है, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई काम किया, आप आईटी में हो, आप जॉब कर रहे हो, वहां पे आपने क्या किया, आपने कोई काम किया, आपको कोई टारगेट दिया, आपने उसे फुलफिल किया, तो आपको कुछ इंसेंटिव मिल रहे हैं, किसी तरीके का रिवॉर्ड मिल रहा है। आप स्कूल में हो या फिर कॉलेज में, आपको प्रेज किया जा रहा है, कुछ गिफ्ट मिल रहे हैं आपको किसी चीज पे। तो यहाँ से क्या होगा, इन सब चीज़ों से आपको एक एक्सटर्नल मोटिवेशन मिलेगी। सिंपल टास्क के लिए ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। मान लीजिए आप क्लास में बच्चों से कुछ करा रहे हैं, देन उसके बाद उन्होंने अच्छा किया, आपने उनको रिवॉर्ड किया। जिन्होंने अच्छा नहीं भी किया, उन्हें भी आपने किसी न किसी तरीके से रिवॉर्ड किया, ताकि वो नेक्स्ट टाइम के लिए जो है वो और ज़्यादा मोटिवेटेड हो और अच्छा करे। तो ये एक्सटर्नल सोर्स से आता है। लेकिन अगर रिवॉर्ड यहाँ से हटा दिया जाए, मान लीजिए आप रिवॉर्ड दो ही मत, इंसेंटिव दो ही मत लोगों को, काम कराते रहो, तो मोटिवेशन जो है वो कम हो जाएगा। लोग सोचेगा मैं यहाँ पे ज़्यादा मज़दूरी कर रहा हूँ, मुझे इसका कुछ मिल थोड़ी रहा है, राइट? तो वो अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करेंगे। तो आपकी परफ़ॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए, इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, ये जो रिवॉर्ड्स, प्रेज़, गिफ्ट्स होते हैं, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। ये आपके एक्सटर्नल मोटिवेशन में आ जाते हैं। अब दूसरा है आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ये आपके अंदर से आता है, आपके विदिन से आता है। जैसे कि आपको किसी काम में मज़ा आने लगे, तो ये आपके अंदर से आ रहा है। आप किसी चैलेंज को एन्जॉय करने लगो, तो ये भी आपके अंदर से आ रहा है। ये मोटिवेशन जो है क्रिएटिविटी और लर्निंग में हेल्प करती है। देन इंट्रिंसिक में आपके 4 कंपोनेंट्स होते हैं जो फिस्ट और रोज़नबर्ग ने दिए हैं। तो इनके अकॉर्डिंग सबसे पहला होता है आपका चैलेंज, नए काम का एक्साइटमेंट। कोई भी नया काम हो आपको उसका एक्साइटमेंट रहता है। देन उसके बाद है आपका एन्जॉयमेंट, काम करने का मज़ा आता है, ये भी आपका एक मोटिवेशन है। मास्टरी, काम पूरा होने के बाद आपको एक प्राइड फील होता है, तो ये भी आपका एक कंपोनेंट आ गया मोटिवेशन में। ऑटोनॉमी, अपने हिसाब से अगर आप कोई काम कर रहे हो, आपको काम करने की फ्रीडम है, तो ये भी आपके मोटिवेशन में आ जाता है। जब आपको फ्रीडम होगी, आपको अच्छा लगेगा, तो आप और अच्छे से उस काम को करोगे। तो ये थे आपके कुछ इंटरनल मोटिवेशन के कंपोनेंट्स। देन इसके बाद अब हम कुछ थ्योरीज देख लेते हैं। तो सबसे पहले है आपकी इंस्टिंक्ट थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि हमारे बिहेवियर काफी हद तक बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट पर बेस्ड होते हैं। इंस्टिंक्ट का मतलब है ऐसे बिहेवियर पैटर्न जो इनबॉर्न होते हैं।
और सर्वाइवल में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे कि एक बच्चा है जो बिना सीखे अपनी मदर के पास जाता है, अगर उसे मिल्क वगैरह चाहिए, ठीक है? अगर उसे फीड ना कराया गया, उसे भूख लगी है, तो वो अपनी मदर के पास चला जाएगा। तो ये उसके अंदर इनबॉर्न है, किसी ने सिखाया नहीं है, एक इनबॉर्न है। क्यों? क्योंकि उसकी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। देन अगर आप डेंजर देख के जो है वो लोग भागते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने डेंजर देखा, आप भागने लगे, आपके सर्वाइवल के लिए यही जो था उस टाइम पे ज़रूरी था। तो ये आपको कोई सिखाता है? नहीं। ये ऐसे बिहेवियर करना कोई भी नहीं सिखाता आपको। तो ये क्या होता है, आपके इंस्टिंक्ट पे बेस होता है। ये सब लर्न नहीं होते बल्कि नेचुरली प्रोग्राम्ड होते हैं। अब इसका एक क्रिटिसिज्म जो दिया गया है, हर बिहेवियर को इंस्टिंक्ट से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। लर्निंग, कल्चर और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस जो है वो इग्नोर होता है यहाँ पे इंस्टिंक्ट थ्योरी में, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर जो है वो इंस्टिंक्ट के बेसिस पे बात की गई है, तो इसकी क्रिटिसिज्म यही हो सकता है कि लर्निंग, कल्चर और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस को यहाँ पे प्रॉपर्ली इग्नोर कर दिया गया है। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब हमारी बॉडी में किसी चीज की कमी होती है, यानी कि कोई नीड होती है, तो एक ड्राइव, एक टेंशन क्रिएट होती है। ये ड्राइव हमें फोर्स करती है कि हम ऐसा बिहेवियर करें जो उस टेंशन को रिड्यूस करे। जैसे कि आपको भूख लगती है, तो ये आपकी नीड है, ठीक है ना? तो आपके स्टमक में एक टेंशन फील होती है, राइट? और ड्राइव, हम इसी को बोलेंगे इस टेंशन को। अब जो उसके बाद आपको क्या चाहिए? खाना चाहिए, ऑब्वियसली आपकी नीड है ना, खाना ही तो चाहिए उसके लिए आपको। तो जब आपको खाना मिलता है, तो आपकी भूख जो है वो दूर हो जाती है। तो खाना क्या हो गया? आपका बिहेवियर, ठीक है? और जो भूख दूर हुई वो आपकी हुई ड्राइव रिड्यूस। आपकी जो ड्राइव थी, आपकी जो एक तरीके से हम कह सकते हैं आपके अंदर जो नीड पूरी करने की थी, वो चीज़ अब रिड्यूस हो गई है। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है आपका ड्राइव रिडक्शन थ्योरी का, ये बेस्ड है बॉडी होम्योस्टेसिस पे, यानी कि एक बायोलॉजिकल बैलेंस होता है, एक इंटरनल बैलेंस होता है जो मेंटेन करना होता है, उस पे ये बेस्ड है। एंड उसके बाद अगर हम कुछ लिमिटेशन देखें, तो कभी कभी लोग इंटेंशनली टेंशन बढ़ाते हैं, जैसे कि हॉरर मूवी देखेंगे, स्काई डाइविंग वगैरह देखेंगे। तो यहाँ पे आपके नीड वाले टेंशन की बात हो रही है, इंटेंशनली बढ़ा रहे हो उसकी बात नहीं हो रही, ठीक है? तो ये है आपका लिमिटेशन। अब बात कर लेते हैं हम अपनी नेक्स्ट थ्योरी के बारे में, आपकी अराउजल थ्योरी। अब सबसे पहले अराउजल क्या होता है? अराउजल का मतलब होता है हमारे बॉडी और माइंड का अलर्ट, एक्टिव या फिर एक्साइटेड होना। हमारे बॉडी और माइंड का अलर्ट, एक्टिव और एक्साइटेड होना। इसका रिलेशन है एनर्जी लेवल से, अलर्टनेस से, टेंशन और स्टिमुलेशन से, मेंटल एंड फिजिकल रेडीनेस से। तो जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, जब आप सो रहे हो, तो आपका जो अराउजल है वो बिल्कुल लो लेवल पे होगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आपकी जो बॉडी है वो रेस्टिंग में होती है, आपका जो माइंड है वो रेस्टिंग में होता है। आपको सोते टाइम किसी भी तरीके के अलर्ट की जरूरत है, एक्टिवनेस की जरूरत है, एक्साइटेड होने की जरूरत है? नहीं, राइट? आप उस टाइम बिल्कुल रेस्टिंग पोजीशन पे, तो आपका जो अराउजल है वो बिल्कुल लो लेवल का होगा। लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में हो, तब आपका जो अराउजल होता है वो बिल्कुल हाई लेवल पे होता है। क्यों? क्योंकि आपका जो हार्ट है वो बहुत तेज से बीट कर रहा होता है, आपकी जो बॉडी है वो अलर्ट हो जाती है, क्योंकि आप एग्जाम में बैठे हुए हो। सो अराउजल एक इंटरनल एनर्जी स्टेट है जो डिसाइड करता है कि आप मेंटली और फिजिकली कितने एक्टिव हो किसी काम के लिए। देन उसके बाद अगर हम थ्योरी की बात करें, तो ये थ्योरी कहती है हर पर्सन एक ऑप्टिमल अराउजल लेवल मेंटेन करना चाहता है। जब अराउजल ज्यादा या कम होता है, तो परफॉर्मेंस जो है वो खराब हो जाती है। जब अराउजल बिल्कुल ठीक लेवल पे होता है, तब आपका फोकस, एनर्जी, डिसीजन मेकिंग जो है वो बेस्ट होता है। एंड उसके बाद यर्क्स एंड डॉटसन लॉ हम देख लेते हैं। इस थ्योरी को और क्लियर करने के लिए यर्क्स एंड डॉटसन लॉ का यूज होता है। तो आप इसको समझो, इसमें आपका सबसे पहले है लो अराउजल। लो अराउजल क्या होता है आपका? आप ये समझ लीजिए, जब आप किसी चीज में बोर हो जाते हो, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं होता, तो क्या होगा तब आपका? आपकी जो परफॉर्मेंस है वो लो हो जाती है, राइट? आपकी परफॉर्मेंस लो हो जाती है। देन उसके बाद है आपका मॉडरेट अराउजल। मतलब इसमें क्या होगा आपका? जब आप अलर्ट हो, थोड़ा सा स्ट्रेस है, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो हाई रहेगी। देन उसके बाद है आपका हाई अराउजल। ज्यादा स्ट्रेस है, नर्वसनेस ज्यादा है, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो गिर जाती है। तो आप ये समझिए कि लो अराउजल, बोर हो जाना, इंटरेस्ट नहीं होना परफॉर्मेंस में। मॉडरेट अराउजल, अलर्ट होना, थोड़ा सा स्ट्रेस होना। जब आप अलर्ट होते हो, थोड़ी सी स्ट्रेस में भी होते हो, तो आपकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर होती है।
और हाई अराउजल मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा नर्वसनेस में आपकी परफॉर्मेंस गिर जाती है। ये तो हम नॉर्मल लाइफ में भी देख सकते हैं, ठीक है? तो अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, तो एग्ज़ाम प्रिपरेशन की बात करें, जब स्ट्रेस नहीं होता, तब लो अराउज़ल, तो स्टूडेंट सोचता है बाद में पढ़ेंगे, राइट? जब थोड़ा टेंशन होता है, तब मॉडरेट अराउज़ल, तो वो सीरियस हो जाता है, अच्छे से पढ़ने लगता है। देन उसके बाद जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसे हम बोलेंगे हाई अराउज़ल, तब एंग्ज़ायटी हो जाती है और ये सब कुछ याद करते हुए भी आप भूल जाते हैं, ठीक है? मतलब काफ़ी चीज़ें जो आप याद करोगे, भूल जाओगे। एक और एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ स्टेज परफॉर्मेंस का, तो एक आर्टिस्ट है वो थोड़ा-सा नर्वस है, राइट? तो ये मॉडरेट अराउज़ल होगा, तो वो फ़ोकस्ड हो जाएगा, थोड़ा-सा एनर्जेटिक परफॉर्मेंस देगा क्योंकि वो लिटिल नर्वस है। बहुत ज़्यादा नर्वसनेस है तो आपका हाई अराउज़ल होगा। मतलब हाई अराउज़ल बिल्कुल बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होने पर वो काफ़ी चीज़ें जो है वो भूल जाएगा, जैसे कि लिरिक्स हो सकते हैं, वो स्टेज परफॉर्मेंस दे रहा है ना, तो लिरिक्स हो सकते हैं, स्टेप्स हो सकते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है वो भूल जाएगा। राइट? देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट थ्योरी की बात करें, तो ये है आपकी अ, हाँ, नेक्स्ट थ्योरी है आपकी जो दी है ऑप्टिमल हुँ, ऑप्टिमल अराउज़ल मॉडल। तो ऑप्टिमल अराउज़ल मॉडल की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या होता है कि आप ये मतलब बेसिकली बेस्ड ऑन द आइडिया दैट बोथ टू लो एंड हाई अराउज़ल डिक्रीज़ परफॉर्मेंस। ये आपने अभी जो पीछे पढ़ा था, ये एक उसी का ही पार्ट है, अराउज़ल थ्योरी का ही, कि जब आपका लो होता है अराउज़ल, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो भी लो हो जाती है और जो आपका अराउज़ल जो है वो हाई होता है, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है, वो भी डिक्रीज़ हो जाती है और जब मॉडरेट होता है, तो उस टाइम पे आपको एक मोटिवेशन मिलती है, आपकी मोटिवेशन जो है वो हाईएस्ट पे होती है। तो आप ये अलग-अलग भी हो सकता है, मतलब आप इसको अलग भी लिख कर आ सकते हो। देन साथ में हाँ, इसके साथ में नहीं लिखना क्योंकि में आपकी बुक में ऐसा नहीं है, राइट? तो आप इसको जो है वो अलग-अलग लिख कर आ सकते हो। ये आपकी यूनिट 4 में से है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। यहाँ पे आपको जो थ्योरीज़ दी हैं, इसमें ऑप्टिमल अराउज़ल मॉडल जो है, वो अलग से डिफ़ाइन करा हुआ है। तो आप एक काम करिएगा, जो मैंने आपको प्रॉपर अभी बताया है ऑप्टिमल सॉरी अराउज़ल थ्योरी का, इसमें जो आपका मॉडरेट, हाई और लो वाला जो है पार्ट, वो आप अलग से ऑप्टिमल वाले में लिख सकते हैं। सेम ही चीज़ है, दोनों में सेम ही बात कही गई है। नेक्स्ट इसके बाद आपकी थ्योरी है इंसेंटिव थ्योरी। तो इंसेंटिव थ्योरी अब ये क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है कि हमारे बिहेवियर का रीज़न होता है एक्सटर्नल रिवॉर्ड। अभी इंसेंटिव है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल रिवॉर्ड की बात तो आएगी ना। तो हमारे जो बिहेवियर है, उसका रीज़न होता है हमें जो एक्सटर्नली रिवॉर्ड्स मिलते हैं, कोई प्राइज़ मिलता है, कोई गिफ्ट मिलता है, कोई प्राइड हमें मिलता है, कोई प्रेज़ हमें मिलता है। ये रिवॉर्ड हमें अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? एक पुल फैक्टर होता है इसमें और मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए। इंटरनल फीलिंग जैसे कि क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट, ये सब जो है वो ज़्यादा होता है और एक्सटर्नल चीज़ें जैसे कि ट्रॉफी हो गया, कोई प्रेज़ हो गया, कोई मनी हो गया, इनका रोल बहुत ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट होता है। देन इसके कुछ की फीचर्स अगर हम देखें तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, बिहेवियर जो है वो रिपीट होगा। रिवॉर्ड अगर हट जाए यहाँ से तो बिहेवियर जो है वो रुक जाएगा। आप काम करोगे क्यों जब आपको कुछ मिल नहीं रहा उसके बदले, राइट? ये थियरी जो है ये काफ़ी यूज़फुल है वर्क प्लेस के लिए, क्लासरूम के लिए, कॉम्पिटिशन, इन सब चीज़ों को समझने के लिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। इसका जो फ़ोकस है वो गोल पे है, एनवायरनमेंट पे है, ठीक है? मतलब आपका क्या गोल है इस चीज़ पे, ये जो थ्योरी है ये काफ़ी फ़ोकस करती है। इसमें आप एग्ज़ाम्पल लिख सकते हो जैसे कि कोई स्टूडेंट प्राइज़ जीतने के लिए मेहनत करता है, इंसेंटिव जो है उसका प्राइज़ है। एम्प्लॉयी जो है वो ओवरटाइम करता है ताकि बॉस जो है उसे बोनस दे, ये सब आप लिख सकते हो। क्रिकेटर जो है वो अच्छा परफ़ॉर्मेंस करते हैं ताकि उन्हें मैन ऑफ द मैच बनाया जाए, एक अवार्ड मिले, राइट? तो ये सब एग्ज़ाम्पल्स जो आप इसमें लिख सकते हो। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड। ये जो आपका है ये 10 मार्क्स में भी आया हुआ है आपके उसमें क्वेश्चन पेपर में खाली आपसे मैस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड्स है, खाली यही आपसे पूछा गया है, ठीक है? तो अगर ये अलग से आया आप 10 में भी इसको लिख सकते हो, थोड़ा-सा आप इलैबोरेट कर दीजिएगा, तो आपका वो 10 में हो जाएगा। तो हम समझते हैं इस थ्योरी में क्या है। अब्राहम मैस्लो इन्होंने कहा है कि ह्यूमन बीइंग्स की नीड एक स्टेयरकेस यानी एक सीढ़ी की तरह होती है। जब तक लोअर लेवल नीड फुलफिल नहीं होती, तब तक हायर लेवल पे मोटिवेशन नहीं होती। तो इन्होंने 5 लेवल्स ऑफ नीड बताए हैं। अभी इन्होंने बोला ना लोअर लेवल की नीड फुलफिल नहीं होती तो हायर लेवल
पे मोटिवेशन नहीं होती। तो इन्होंने 5 लेवल ऑफ नीड बताया है, ठीक है? और ये बॉटम टू टॉप जाता है। तो सबसे पहले है आपका अगर हम देखें तो हाँ, ये है आपका साइकोलॉजिकल नीड, सबसे पहले हो गया। तो यहाँ आपके बेसिक सर्वाइवल की बात हो रही है, जैसे कि फूड, वाटर, स्लीप, एयर। जब भूख लगी हो तो इंसान को क्या चाहिए? वो क्या ढूँढेगा? खाना ढूँढेगा ऑब्वियसली, राइट? अब उस टाइम पे उसको कोई नॉलेज नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, ये एक नेचुरल चीज़ है कि आपको भूख लग रही है तो आप खाना ही ढूँढोगे। तो ये जो है आपकी सबसे लोअर लेवल की नीड हो गई। फिर उसके बाद है आपकी सेफ्टी नीड। प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर, जॉब सिक्योरिटी, हेल्थ। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इंसान पहले सेफ इन्वायरमेंट ढूंढता है, मतलब जहाँ पे उसको डेंजर ना हो, या फिर हम बाहर भी जाए तो वो जॉब सिक्योरिटी ढूंढता है, अपनी हेल्थ से रिलेटेड चीजें ढूंढता है। एंड उसके बाद है आपका लव या फिर बिलोंगिंगनेस नीड। तो इसमें फ्रेंडशिप, फैमिली, रिलेशनशिप, जब सर्वाइवल और सेफ्टी हो गई तो लोग कनेक्शंस ढूंढते हैं उसके बाद कि हम कहाँ कनेक्शन बनाए, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, रिलेशन में बनाए। देन उसके बाद एस्टीम नीड्स, यहाँ पे आपका आ जाता है सेल्फ रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, अचीवमेंट। जैसे कि मैं कुछ हूँ, ये वाली फीलिंग जो होती है ना कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। रिकॉग्निशन वाली बात है, अचीवमेंट वाली बात है, सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात है। देन उसके बाद है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपने टैलेंट को पूरा यूज करना, अपना बेस्ट वर्जन दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक राइटर है जो अपनी बेस्ट नॉवल को राइट कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? अपने पूरे टैलेंट को प्रॉपरली यूज कर रहा है, पूरा इन्वेस्ट कर रहा है अपने बेस्ट वर्जन को दिखाने के लिए। तो हर लेवल एक फाउंडेशन है अगले लेवल के लिए। जब पहले वाला पूरा होगा तभी दूसरा वाला होगा। जब लोअर नीड सेटिस्फाई हो जाती है तभी अगला लेवल जो है वो एक्टिवेट होता है। ठीक है? देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट थ्योरी की बात करें, तो यहाँ पे थ्योरी दी है मैकलिन लेन ने। तो मैकलिन लेन एक्वायर्ड नीड्स थ्योरी हम इसे बोलेंगे। ये थ्योरी क्या कहती है? अ, इस थ्योरी में मोटिवेशन को 3 लर्न नीड्स के बेसिस पर समझाया गया है। ये नीड्स हमें एक्सपीरियंस और एनवायरनमेंट से मिलती है और हर पर्सन में इनका अलग लेवल होता है। तो यहाँ पे 3 मेजर नीड्स है। सबसे पहले है नीड फॉर अचीवमेंट। हाई अचीवर गोल सेट करते हैं, डिफिकल्ट चैलेंजेस को लोग एक्सेप्ट करते हैं। एग्जाम्पल, एक एंटरप्रेन्योर जो नए आइडियाज को एक्सप्लोर कर रहा, तो उसकी जो नीड है वो क्या है? अचीवमेंट की। एंड उसके बाद है नीड फॉर एफिलिएशन। ऐसे लोग जो है वो दोस्ती, एक्सेप्टेंस और ग्रुप हार्मनी चाहते हैं। एग्जाम्पल, एक टीचर जो स्टूडेंट के साथ इमोशनल बॉन्ड बनाता है, तो वो क्या कर रहा है वहाँ पे? एक तरीके के स्टूडेंट को जो है ना वो एक्सेप्टेंस मिल रही है वहाँ पे। ठीक है, तो ये नीड फॉर एफिलिएशन हो गया, जहाँ पे आपको रिलेशन बनाने की, फ्रेंडशिप्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगती है। देन उसके बाद है नीड फॉर पावर। ऐसे लोग दूसरों पे इन्फ्लुएंस और कंट्रोल चाहते हैं, मतलब उन्हें चाहिए कि हम दूसरों को डोमिनेट करें, उन्हें कंट्रोल करें, पावर चाहिए उन्हें हमेशा। फॉर एग्जाम्पल, एक पॉलिटिशियन या फिर बॉस जो डिसीजन मेकिंग में लीड करता है, राइट? तो ये आपके यहाँ पे 3 मेजर नीड्स हो गए। तो ये आपकी सातों थ्योरी थी जो हमने देखी। हो सकता है ये थ्योरी आपको अलग से आ जाए, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको इस क्वेश्चन में एक साथ ही आए, बट अगर आपको 20 में आती है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। बट अगर कोई भी आपको अलग से आ जाए, जैसे कि 10 मार्क्स में आ जाए, तो आपको, मैंने आपको बताया ये, आप इस तरीके से जो है लिख सकते हो। थोड़ा-सा आपको एक्ज़ैजरेट करना पड़ेगा चीज़ों को, थोड़े एग्ज़ाम्पल्स डाल दो, रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल हमेशा यूज़ करने हैं, ठीक है? तो आप थोड़े से एग्ज़ाम्पल्स डाल सकते हो वहाँ पे। कुछ जो चीज़ें हैं वो थोड़ी-सी स्ट्रेच कर सकते हो, थोड़े से वर्ड्स डाल दो, क्योंकि वैसे भी जो बीच का कंटेंट होता है वो हम खुद ही लिखते हैं। तो कंक्लूजन देख लेते हैं। मोटिवेशन हर बिहेवियर का, हम कह सकते हैं, बेस है। चाहे बेसिक नीड हो या फिर कॉम्प्लेक्स गोल, मोटिवेशन हमें एक्शन लेने का डायरेक्शन और एनर्जी देता है। थ्योरीज हैं जैसे कि मैस्लो की, या फिर हमने अभी थ्योरीज देखी मैक्लेलन की, ये बताते हैं कि अलग अलग पर्सन की अलग अलग नीड्स होती है। मोटिवेशन समझना एजुकेशन, हेल्थ वर्क और काउंसलिंग जैसे फील्ड में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द कंपोनेंट्स, टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ इमोशन। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इमोशन एक साइकोलॉजिकल रिएक्शन है जो बॉडी के फिजिकल, मेंटल और बिहेवियरल रिएक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। इसका अगर वर्ड ओरिजिन देखें तो इमोशन वर्ड आया है लैटिन के इमोवेरे से, जिसका मतलब होता है टू स्टिर अप। स्टिर अप मतलब कोई चीज आपको अंदर से हिला देती है ना, बिल्कुल,
या फिर आप किसी चीज़ से अवेयर हो जाते हो, जागरूक हो जाते हो, तो उसे हम बोलेंगे टू स्टेयर अप। साइकोलॉजिस्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं। फिस्ट एंड रोजनबर्ग, इन्होंने इमोशन को बताया ब्रीफ एक्यूट चेंजेस इन कॉन्शियसनेस एंड फिजियोलॉजी जो किसी मीनिंगफुल सिचुएशन से ट्रिगर होता है। मतलब इमोशंस क्या होते हैं, किसी मीनिंगफुल सिचुएशन से ट्रिगर हो जाते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो गैरिग एंड जिम्बार्डो, इन्होंने इमोशन को एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ बॉडी एंड माइंड चेंजेस के फॉर्म में समझा, जिसमें होती है फीलिंग्स, थॉट्स, बॉडी मूवमेंट्स और बिहेवियर। देन उसके बाद अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें, कंपोनेंट्स ऑफ इमोशन, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट जो है उन्होंने आपको इमोशन के 6 बेसिक कंपोनेंट्स बताए हैं। तो सबसे पहले है आपका कॉग्निटिव अप्रेजल। हर पर्सन किसी भी सिचुएशन को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जज करता है। एग्जाम्पल, अगर आपका फेवरेट टीम जो है वो जीत जाती है तो आपको खुशी होती है, क्योंकि उस सिचुएशन का आपके लिए पर्सनल मीनिंग है। तो हर पर्सन जो है वो किसी भी सिचुएशन को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जज करेगा। हो सकता है कि जैसे कि घर में बहुत से लोग हों, अब इंडिया जीत गई है, किसी को खुशी हो रही है और कोई ऐसा है जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही नहीं है मैच में। तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि हर पर्सन किसी भी सिचुएशन में अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो चीज़ों को जज करता है। उसकी अपनी खुशी होगी तो वो खुश होगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। तो वो सिचुएशन जो है आपके पर्सनल मीनिंग से रिलेटेड होती है। एंड उसके बाद है आपका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। ये होता है अंदर का इमोशन फील, मतलब आपके जो अंदर इमोशन फील होता है, जैसे कि आप खुश हो या फिर दुखी हो, एंगर है आपको, फियर है, शर्म आ रही है, तो ये आपके अंदर का इमोशनल फील। हर पर्सन का एक्सपीरियंस जो है वो अलग होता है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस में, बिकॉज ऑब्वियसली कोई खुश है तो क्यों है, एंगर में है क्यों है, दुखी है तो क्यों है, तो सबका अपना एक एक्सपीरियंस होता है। देन उसके बाद है थॉट एंड एक्शन टेंडेंसी। इमोशंस डिसाइड करते हैं कि हम क्या सोचेंगे और क्या करेंगे। मतलब गुस्सा आने पर किसी चीज को तोड़ देना या फिर चिल्लाना, ये क्या डिसाइड कर रहे हैं हमारे इमोशंस के बाद जो हमें एक समझ लीजिए एक पूरा थॉट का बनता है, हमारे एक थॉट बन जाता है हमारे दिमाग में, पागल हो जाता है अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो ये क्या कर रहे हैं, हमारे थॉट्स जो है वो कहाँ से आ रहे हैं, इमोशंस डिसाइड कर रहे हैं इनको, राइट। देन उसके बाद है आपका इंटरनल बॉडी चेंजेस। बॉडी में फिजिकल रिएक्शन होते हैं, जैसे कि हार्ट बीट तेज हो जाती है, आपको स्वेटिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, आपके जो हैंड्स है वो शिवर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको ये इंटरनल बॉडी चेंजेस दिखते हैं इमोशंस के साथ। मतलब जिस भी तरीके का इमोशन होगा, जिससे भी आप डील कर रहे होंगे, तो ये इमोशन तो एक ऐसा टॉपिक है जो हम सबको पता ही है नॉर्मली, तो आप इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। देन उसके बाद है फेशियल एक्सप्रेशन। जो आपका फेस होता है, तो चेहरा इमोशन का सबसे बड़ा इंडिकेटर है। अगर आप खुश हो तो डेफिनिटली आप स्माइल करोगे, गुस्से में हो तो आप क्या करोगे, हर बात पे भड़कते रहोगे, राइट। तो आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो सबसे बड़ा इंडिकेटर है आपके इमोशंस का। एंड उसके बाद है रिस्पॉन्स टू इमोशन। जब हम किसी इमोशन को फील करते हैं तो हम उसका रिएक्शन दिखाते हैं। जैसे कि अब हम किसी इमोशन को फील कर रहे हैं, हमको रोना आ रहा है, राइट, तो हम क्या करेंगे, रोएंगे ना, राइट। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि हम जो भी इमोशन को फील कर रहे हैं हम उसका रिएक्शन देंगे, चाहे रो के दें, चिल्ला के दें, स्माइल करके दो। देन इसके बाद बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इमोशन की। तो सबसे पहले है इसमें आपका बेसिक इमोशन। ये सभी ह्यूमन बीइंग्स में पाया जाता है, जैसे कि नेचुरल और इनबॉर्न ये होते हैं बेसिक इमोशंस। चाहे किसी कल्चर या कंट्री में हो, सबके इमोशनल रिएक्शन जो है यहाँ पे सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस सब में होगी, सेम ही होगी। सैडनेस को, दुखी है तो होगा ही। एंगर है तो ये भी सब में सेम दिखेगा, फियर है तो भी दिखेगा, सरप्राइज है तो भी, डिस्गस्ट है तो भी। इवन ब्लाइंड इंडिविजुअल ये भी जो है फेशियल एक्सप्रेशन से दिखाते हैं, यानी कि बिना कभी किसी को देखकर भी ये अपने जो इमोशंस हैं, जो भी ये फील कर रहे हैं, उसे अपने फेशियल एक्सप्रेशन से दिखा सकते हैं, बोल के भी दिखा सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें सेल्फ कॉन्शियस इमोशन की, ये इमोशन तब आते हैं जब हम अपने एक्शंस को इवेल्युएट करते हैं या जब हम सोशल नॉर्म्स को ब्रेक करते हैं। इन इमोशंस के लिए सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि अब क्या है, प्राइड, गिल्ट, शेम, एम्बैरेसमेंट, ह्यूमिलेशन, ये आपको कब आएगा? ये इमोशन तब आते हैं जब हम अपने एक्शन को इवेल्युएट करते हैं। आपने इवेल्युएट करा, आपने कोई भी एक्शन करा, अब अगर वो अच्छा हुआ तो आपको प्राइड फील होगा, आपने गलत करा तो आपको गिल्ट फील होगा, बहुत ही ज्यादा कुछ गलत कर दिया तो आपको शेम भी फील हो सकता है, आपके उस एक्शन से आपको एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ सकती है, ह्यूमिलेशन झेलनी पड़ सकती है। तो ये हो गया आपका सेल्फ कॉन्शियस इमोशन। देन उसके बाद है आपका
फंक्शंस ऑफ इमोशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला है प्रिपेयर फॉर एक्शन। इमोशंस बॉडी को रेडी करते हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए। एग्जाम्पल, अगर आपको डर लगता है यानी कि आपको फियर है तो बॉडी जो है वो फाइट और फ्लाइट मोड पे चली जाती है। मतलब आप उस टाइम पे अपने सर्वाइवल के लिए कुछ भी करोगे अगर आपको फियर है तो उसे हम बोलते हैं फाइट और फ्लाइट मोड। या तो आप भागोगे या फिर उस चीज में आप रिएक्ट करोगे। देन उसके बाद है आपका शेप फ्यूचर बिहेवियर। जो नेगेटिव इमोशंस हमें किसी सिचुएशन में फील होते हैं उनसे हम फ्यूचर में वो सिचुएशन अवॉइड करते हैं। इसे हम बोलते हैं लर्निंग और सर्वाइवल। मान लीजिए कोई ऐसे इमोशंस हैं, अगर वो आपको ट्रिगर कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहे हैं, बहुत नेगेटिव इमोशन है, तो आप क्या करोगे? वो जो सिचुएशन है, जिस सिचुएशन से वो इमोशन आए, आप कोशिश करोगे कि फ्यूचर में आप उस सिचुएशन को अवॉइड करो। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि जो इमोशंस हैं, वो हमारे फ्यूचर बिहेवियर को शेप करते हैं। एंड उसके बाद है आपका फैसिलिटेट सोशल इंटरेक्शन। इमोशंस दूसरों के साथ कनेक्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। जब हम खुश हों या फिर हम दुखी होते हैं, मतलब हम ये दिखते हैं किसी को, कोई सामने वाला पर्सन है उसे हम खुश दिख रहे हैं, दुखी दिख रहे हैं, तो लोग हमें बेटर समझ पाते हैं। एम्पैथी जो है यहाँ पे डेवलप होती है। हमें भी दूसरों के लिए होती है, दूसरों को भी हमारे लिए होती है। तो कंक्लूजन देख लेते हैं, इमोशन सिर्फ फीलिंग्स नहीं होती बल्कि एक कॉम्प्लेक्स मेंटल एंड फिजिकल प्रोसेस होती है जो हर पर्सन की लाइफ का असेंशियल पार्ट है। इनके कंपोनेंट्स, टाइप्स और फंक्शंस को समझने से हम अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ा सकते हैं, जो आज के टाइम में हर फील्ड जैसे कि एजुकेशन, रिलेशनशिप्स, करियर सब में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है डिस्कस द थ्योरी ऑफ इमोशंस। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इमोशन थ्योरी का बेसिक जो क्वेश्चन है वो ये है, इमोशन पहले आता है या फिर बॉडी का रिएक्शन? ये हम इन थ्योरीज में देखने वाले हैं। मतलब अलग अलग थ्योरी में आपको यही बताया गया है, क्या इमोशन पहले आया या फिर बॉडी का रिएक्शन, या फिर हम फील कैसे करते हैं बॉडी के चेंजेस से, माइंड के थॉट से, या फिर सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट से। तो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने इसके अलग अलग थ्योरीज दिए हैं, तो हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आपकी जेम्स लैंगे थ्योरी। इसका बेसिक आइडिया क्या है? ये थ्योरी बोलती है कि पहले बॉडी रिएक्ट करती है, फिर इमोशन फील होता है। तो यहाँ पे जो पर अभी हमने सवाल पढ़ा था इंट्रो में, वहाँ पे यही चीज़ थी ना कि पहले बॉडी ने रिएक्ट करा या फिर इमोशन आया। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पहले बॉडी रिएक्ट करती है, फिर इमोशन फील होता है। यानी कोई इवेंट हुआ, देन उसके बाद बॉडी में चेंजेस आए, देन उसके बाद हमें इमोशन फील हुए। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉग है, वो अचानक से बाक करने लगता है, भौंकने लग जाएगा, एग्रेसिव हो जाएगा बिल्कुल। तो ये आपका एक इवेंट हुआ। अब उस डॉग को देख के आपके हाथ पैर जो है वो शिवर करने स्टार्ट कर देते हैं, आपकी हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाती है, तो ये हुआ आपका बॉडी रिएक्शन। देन उसके बाद आप सोचते हो कि मुझे तो डर लग रहा है भाई, ये आपका हुआ इमोशन। तो यहाँ पे इवेंट हुआ आपका डॉग का भौंकना, देन उसके बाद बॉडी रिएक्शन आपका निकला, आपके हाथ पैर जो है वो शिवर करे, आपकी जो हार्ट बीट है वो बढ़ गई। देन उसके बाद इमोशंस जो आपके अंदर से आए कि मुझे डर लग रहा है, तो यहाँ पे ये हुआ इवेंट, बॉडी चेंजेस, इमोशन। देन इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म है, ये कहते हैं कि कभी कभी इमोशन पहले फील होता है, जैसे कि शॉक या फिर लव एट फर्स्ट साइट, ये आपको पहले फील होंगे और बॉडी में जो चेंजेस है वो बाद में आएंगे, आपकी बॉडी जो है वो बाद में रिएक्ट करेगी। हर इमोशन में बॉडी रिस्पॉन्स सिमिलर होता है, जैसे कि फियर और एक्साइटमेंट दोनों में आपकी जो हार्ट बीट है वो तेज होती है। एंड उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी आपकी कैनन बार्ड थ्योरी। इसका बेसिक आइडिया ये है कि इमोशन और बॉडी रिएक्शन एक साथ होता है। ये थ्योरी कहती है कि इमोशन और जो बॉडी रिएक्शन है वो दोनों एक साथ होते हैं। देन मतलब मान लीजिए कोई इवेंट हुआ, इवेंट होने के बाद आपका जो ब्रेन है, स्पेशली आपका जो थैलेमस है, अगर आपने यूनिट 2 अगर पढ़ी होगी तो आपको समझ में आएगा थैलेमस क्या होता है। किसी ने भी अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 1 नहीं देखा है, वहाँ मैंने यूनिट 1 और यूनिट 2 को डिस्कस किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रेन की बात हो रही है, स्पेसिफिकली थैलेमस की। तो ये थियरी कहती है कि कोई इवेंट होने के बाद ब्रेन, स्पेसिफिकली थैलेमस, एक ही अ, एक ही टाइम बॉडी को अराउजल सिग्नल देता है और इमोशन फील कराता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डॉग है वो बाक कर रहा है, तो आपका जो हार्ट बीट है वो तेज होता है, प्लस आपको डर भी उसी टाइम पे लगता है। मतलब क्या है, सेम टाइम पे बॉडी को अराउजल भी फील होगा, एक अवेयरनेस भी आएगी। अराउजल का मतलब ये हमने पढ़ा ही था ना पीछे क्वेश्चन में कि अराउजल का मतलब क्या होता है, एक तरीके से आप अटेंटिव हो जाते हो, राइट।
तो अगर कोई डॉग जो है वो बार्क कर रहा है तो आपकी हार्ट बीट भी है वो भी तेज होगी। देन उसके बाद आपको डर भी लगेगा। तो यहाँ पे एक ही टाइम पे बॉडी अराउजल सिग्नल देता है और इमोशन फील कराता है। देन अगर हम आज के साइंटिस्ट के बारे में बात करें तो आज के साइंटिस्ट कहते हैं थैलेमस से ज्यादा लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस इमोशन कंट्रोल करते हैं। ये वही है, आपने अगर यूनिट पे पढ़ा है तो आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा क्योंकि ये सब चीजें मैंने वहां पे डिस्कस करी थी। देन उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी है आपकी शेक्टर सिंगर थ्योरी। ये आप इस थ्योरी को बोल सकते हो टू फैक्टर थ्योरी भी इसका नाम है। इसका जो बेसिक आइडिया वो है इमोशन इज इक्वल टू बॉडी अराउजल प्लस सिचुएशन को देखकर इंटरप्रिटेशन करना। आपकी जो बॉडी है वो रिएक्ट करती है लेकिन इमोशन तब फील होता है जब आप सिचुएशन को समझते हो। एक फेमस जो है इस पे एक्सपेरिमेंट है, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। कुछ पार्टिसिपेंट्स थे, तो पार्टिसिपेंट्स को एंडोलाइन इंजेक्शन दिया गया जिससे एंडोलाइन इंजेक्शन से आपकी हार्ट बीट जो है वो बढ़ती है। तो उनको ये दिया गया, उनको बताया नहीं गया कि उनको क्यों दिया जा रहा है। जब वो हैप्पी लोगों के साथ बैठे, इंजेक्शन लगाने के बाद जब वो ऐसे लोगों के साथ बैठे जो बहुत ही खुश थे, तो वो भी हैप्पी फील करने लगे। और जब वो ऐसे लोगों के साथ बैठे जो बहुत ज़्यादा एंग्री थे, तो वो भी गुस्सा जो है उनके अंदर आने लगा, वो भी एंग्री फील होने लगे। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, आप चाहो तो उसको लिखकर आ सकते हो। तो कंक्लूजन क्या निकला? बॉडी रिएक्शन जो है वो सेम था पर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इमोशन अलग अलग था। मतलब दोनों ही जगह पे बॉडी रिएक्शन जो था वो सेम ही आया था, हार्ट बीट ही बढ़ रही थी, ठीक है, लेकिन एनवायरनमेंट के हिसाब से इमोशन यहाँ पे अलग हो गया। मतलब हैप्पी लोग थे तो हैप्पी इमोशन, एंग्री लोग थे तो एंग्री इमोशन। नेक्स्ट थ्योरी आपकी अपोनेंट प्रोसेस थ्योरी। तो ये थ्योरी क्या कहती हो, हर इमोशन के बाद एक अपोजिट इमोशन आता है। फॉर एग्जाम्पल आप बहुत ज्यादा खुश हो तो आप इसका एक अपोजिट इमोशन आपको आएगा उसके बाद, आप दुखी भी होगे। तो अगर एक और चीज है इसमें, अगर कोई एक्सपीरियंस बार बार रिपीट हो तो पहला इमोशन जो है वो कम हो जाता है और अपोजिट इमोशन जो है वो स्ट्रांग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल किसी को ड्रग्स एडिक्शन है, राइट, तो फर्स्ट टाइम जब अगर कोई ड्रग यूज करेगा तो उसको बहुत ज्यादा प्लेजर फील होगा, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर बार बार आप उस चीज को रिपीट करेंगे, बार बार ड्रग्स लेने पर प्लेजर जो है वो कम हो जाएगा, जो पहला इमोशन था राइट वो कम हो जाएगा। और बिना ड्रग्स के जो अपोजिट इमोशन था, यानी कि विड्रॉल की एक फीलिंग होती है, अगर आप ड्रग्स ना लो तो एक विड्रॉल की फीलिंग होती है, ठीक है ना, तो बिना ड्रग्स के आपको बुरा लगेगा, विड्रॉल की फीलिंग आएगी। तो यहाँ पे वही बात है कि कोई एक्सपीरियंस अगर बार बार रिपीट हो तो पहला इमोशन यानी कि जो प्लेजर है वो कम हो जाएगा और जो अपोजिट इमोशन था वो स्ट्रांग हो जाएगा, मतलब बुरा लगने लगेगा, विड्रॉल की फीलिंग आ जाएगी। और एक और एग्जांपल अगर मैं लूँ, जैसे कि हर इमोशन के बाद एक अपोजिट इमोशन आता है। तो मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो थ्रिल सीकिंग के लिए, जैसे कि आपने बंजी जंपिंग करी, अब आपने कर ली, उसके बाद आपको सडनली सैडनेस आ गई। पहले तो आप खुश थे उस चीज़ को करने के बाद, उस इवेंट को करने के बाद, लेकिन आपको सैडनेस आ गई। तो ये है आपका कि हर इमोशन के साथ एक अपोजिट इमोशन जो है वो भी आता है, राइट। तो अपोनेंट थ्योरी कहती है जब एक इमोशन पीक पर होता है उसका उल्टा इमोशन जो है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। और ऐसा होता भी है, अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों साथ में ही रहती है, ठीक है। हम जब पॉजिटिव होते हैं तो नेगेटिव थॉट्स भी बहुत जल्दी हमारे अंदर आते हैं। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि पॉजिटिव इमोशन है तो उसका उल्टा भी आएगा, और अगर मान लीजिए नेगेटिव इमोशन है तो एक पॉइंट के बाद पॉजिटिव भी आता है। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी की। इसका बेसिक आइडिया है कि इमोशन तब आता है जब आप सिचुएशन का मीनिंग समझते हो, यानी इमोशन ऑटोमेटिक नहीं होता, सोच समझकर बनता है। फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल ने बुलाया, आपको लगा कुछ गलत हो गया तो ये आपके अंदर एक फियर आ गया। पर जब मालूम पड़ता है कि आपको फॉरेन ट्रिप के लिए सिलेक्ट किया गया है तो आपको खुशी होने लगती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही बात हो रही है, इमोशन तब आता है जब आप सिचुएशन का मीनिंग समझते हो, यानी इमोशन ऑटोमेटिक नहीं होता, सोच समझकर बनता है। देन उसके बाद यहाँ पे एक आपका पॉइंट है, ये आपका है लेजर पॉइंट, ठीक है। पर्सनल एक्सपीरियंस, थिंकिंग स्टाइल और कॉन्टेक्स्ट डिसाइड करता है कि कौन सा इमोशन फील होगा। मतलब आपके पर्सनल एक्सपीरियंस पे, थिंकिंग स्टाइल पे और कॉन्टेक्स्ट पे ये डिपेंड करता है कि कौन सा इमोशन जो है वो आपको फील होगा। तो कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी कहती है सेम सिचुएशन हर किसी को अलग इफेक्ट करती है,
क्योंकि हर किसी का इंटरप्रिटेशन जो है वो अलग होता है। तो यहाँ पे अगर हम एक बार कंक्लूजन देखें, मतलब सारी थ्योरीज का देख लें, तो सबसे पहली थ्योरी थी आपकी जेम्स लैंगे। इसका जो फोकस था, पहले बॉडी रिएक्ट करती है फिर इमोशन। कैनन बार्ड इस थ्योरी का था इमोशन और बॉडी रिस्पॉन्स एक साथ होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो था आपका सेशल सिंगर, ये थ्योरी बोलती है बॉडी रिएक्शन प्लस इंटरप्रिटेशन इज इक्वल्स टू इमोशन। देन उसके बाद अपोनेंट प्रोसेस, ये थ्योरी बोलती है एक इमोशन के बाद उसका अपोजिट आता है। और लास्ट कॉग्निटिव अप्रेजल, ये थ्योरी का फोकस है इमोशन डिपेंड ऑन योर पर्सनल थिंकिंग, कि आप क्या सोचते हो या आपको कैसा लगता है। अभी हमने लास्ट में पढ़ा ना कि हम किसी सिचुएशन में क्या सोच रहे हैं, हमें कैसा लग रहा है, ये इस चीज पे जो है वो डिपेंड करता है। तो इन थ्योरीज के थ्रू हम समझ सकते हैं कि इमोशंस सिर्फ फीलिंग्स नहीं बल्कि एक कॉम्बिनेशन है बॉडीली सिग्नल्स प्लस थॉट्स प्लस इन्वायरमेंट का। तो इस वीडियो में हमने यूनिट 3 और यूनिट 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। मैं आपको मिलूंगी इसके पार्ट 3 में, जहां हम रिमेनिंग यूनिट्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसके पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन so you never miss any update. I'll see you in the next video with another interesting topic. Till then, stay tuned, keep learning, and keep growing. Thanks for watching. Bye bye.